चलिए शुरू करने जा रहे हैं उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स। अब हाई कोर्ट से जितने भी सवाल बनेंगे, सीरीज चल रहा है, #5 चलेगा। जहां तक हो सकता है वहां तक एंड करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि #6 कहां से कहां तक आएगा, है कि नहीं। हाई कोर्ट का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन क्या है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो हम बताएंगे कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछेगा कि हाई कोर्ट के बारे में आप बहुत बार जानते हैं सब चीज, अच्छा हाई कोर्ट है कहाँ। अगर मान लीजिए हम हाई कोर्ट के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, बताइए तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हाई कोर्ट बताइए तो किस अधिकार में आएगा, किसके क्षेत्राधिकार में। अरे भाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह है भाई, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आएगा, और कहाँ आएगा। सिंपल बात, गजब करते हैं आप। कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आएगा। याद हुआ, याद हुआ कि नहीं हुआ होगा, नहीं होगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। चलिए कहानी के रूप में डब करके बताएंगे। अब मान लीजिए ठीक है भाई, हम समझ गए अंडमान निकोबार द्वीप समूह भाई कोलकाता क्षेत्राधिकार में आएगा, कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आएगा। अच्छा तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते की बात बताइए तो। बहुत पढ़े हैं तब, हाँ भाई पढ़े हैं, हम जानते हैं। तो उसका जो है किस निधि से दिया जाता है, तो राज्य के संचित निधि से दिया जाएगा। अब उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं हो रही है, हाई कोर्ट की बात हो रही है, उच्च न्यायालय की बात हो रही है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते की बात बताइए तो हम बताएंगे हाँ भाई राज्य के संचित निधि से लेंगे, राज्य से लेंगे, जहां जहां उच्च न्यायालय वहीं ना होगा। तो हम कोलकाता से लेंगे भाई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अगर मान लीजिए उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार कोलकाता से आता है, तो कोलकाता से हम पैसा लेंगे। वेतन भत्ता कौन देगा, कोलकाता देगा। हुआ कि नहीं, समझ में आया। तो वेतन भत्ता कौन देगा, राज्य के संचित निधि से दिया जाएगा। जैसे भारत के संचित निधि उसी तरह राज्य के संचित निधि तो होते हैं। चलिए अब और जानकारी लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व, अगर मान लीजिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक होना गैर कानूनी है। लीजिए तो ये हमारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय कहा, समझ गए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय कह दिया। अब समझ गए। तो अगर आपसे पूछेगा तो बोलिएगा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व कौन सा ऐसा उच्च न्यायालय है जिसने यह निर्णय दे दिया कि एक ही बार में 3 बार जो तलाक बोल दिया, एक बार में तलाक तलाक तलाक, ठीक है, कहने से तलाक होना गैर कानूनी है, मतलब रोक दिया। एक ही बार में 3 बार तलाक बोल दिया तो कानून हो गया, तलाक हो गया, नहीं ये गैर कानूनी है। कौन कहा, ये कहा इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि गैर कानून है। उच्चतम न्यायालय से पहले उच्च न्यायालय दे दिया कि गैर कानूनी है, ये सब अच्छा नहीं है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जो है 3 सदस्यीय समिति है। अब न्यायाधीश को हटाने की भी प्रक्रिया हो गई है। अब प्रक्रिया हो गया तो 3 रूप से हो गया, 3 सदस्यीय समिति हो गए। कौन कौन, एक तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जिसे हम CJI बोलते हैं, या उच्चतम न्यायालय का जो कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, यही भाई हटा सकते हैं न्यायाधीश को। पहला स्टेप हो गया। पहला प्रक्रिया क्या है कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं जिसे CJI बोलते हैं वो हटा सकते हैं, नहीं तो उच्चतम न्यायालय का जो अन्य वरिष्ठ जो न्यायाधीश होंगे वो हटा देंगे भाई न्यायाधीश को, ठीक है। अब उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी हटा सकते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी हटा देंगे। भारत का मुख्य न्यायाधीश हो, उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश हो, ये भी हटा देंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही हटा सकते हैं और कोई नहीं हटाएगा। या देखिएगा न्यायाधीश को अगर बात करें तो एक प्रख्यात विधिवेता, एक प्रख्यात जो विधिवेता होते हैं बड़े पोस्ट वाले, वो हटा देंगे। समझ गए, यही बात होगी। तो 3 स्टेप समझ गए। चलिए हटाने की प्रक्रिया बता दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब और सवाल सुनिए। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। अरे भाई राष्ट्रपति को करेगा, हम इतना बार पढ़ते आ रहे हैं तो ये तो पता है हमको। आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्त मतलब रिटायरमेंट की आयु, तो देखिए 62 वर्ष बताया था ना मैंने। सर्वोच्च न्यायालय का 65 और हमारे जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात हो गई तो 62, 6 वर्ष 62 वर्ष, ऐसे याद रखिए। 62 वर्ष अगर एज हो गया तो ठीक है, नहीं तो 6 वर्ष के अंदर, ऐसे याद रखिए 6 वर्ष में, है ना, ऐसे ही पढ़े होंगे आप। आगे बात करते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रीट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं, तो ये उस लेख को परमादेश कहा जाता है। क्या कहते हैं, परमादेश कहा जाता है। अगर आपसे मान लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय जो है किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रीट जारी कर दिया, मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय कर दिया,
ठीक है, तो रीट जारी कर दिया, तो उसी लेख को कहा जाता है परमादेश। आगे बात करते हैं, भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो 25 है। कितनी है? 25। तो भारत में ही उच्च न्यायालयों की कुल संख्या अगर पूछे 25 बता देना है। तो भारत में ही उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो 25 है। बस इतना जान लीजिए, आगे बढ़ें। 25 है किसकी? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट का अगर पूछेगा तो 25 बताइएगा, ठीक ना। आगे और चलते हैं। संपत्ति का अधिकार जो है वर्तमान में वैधानिक अधिकार है, जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय क्या करता है? रीट जारी करता है। क्या करता है? रीट जारी। अगर पूछेगा कि संपत्ति का अधिकार क्या है, तो वैधानिक अधिकार है, मतलब लीगल राइट है। अब ये मूल अधिकार से हट गया है, पता है ना आपको? हाँ, जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय क्या करता है? रीट जारी कर सकता है। रीट जारी कर सकता है। संपत्ति का अधिकार वैधानिक हो गया, इसलिए रीट जारी कर सकता है। चलिए, लीगल राइट हो गया। और भी जानते हैं, और भी क्या सवाल बनते हैं। तो राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं आता है। क्षेत्राधिकार में नहीं आएगा, इस मतलब मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं जोड़ा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के अलग हो गए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अलग होंगे, लेकिन काम सेम रहता है ये राज्य स्तर पे, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा, आपको दिमाग में रखना होगा। ऐसा नहीं कि दोनों का अपना मिल जाता है लगभग आंसर, लेकिन थोड़ा सा दिमाग रखना होगा, दिमाग में रखना होगा। तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य जो है क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं आता है। तो परामर्श जो संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं आएगा किसमें? मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। समझ गए? ये ध्यान रखना। और सब आ सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों सब ऑर्डिनेट कोर्ट बोला जाता है कि कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? तो कौन सी याचिका करेगी? बता सकते हैं कौन सी रीट करती है? बताइएगा। तो हम बताएंगे उत्प्रेषण जो है याचिका करती है। अब उत्प्रेषण की बात हो रही है, तो हम और थोड़ी जानकारी लेते हैं कि उत्प्रेषण है क्या, क्यों कहा जाता है कि नहीं? क्या यह एक कानूनी आदेश है? ये तो हम जान गए कि उच्च न्यायालय से संबंधित है तो कानूनी होगा ही, लेकिन पता है ये निचली अदालत मतलब राज्य के अदालत के लिए है, ये बनाया गया है। और इसमें क्या होता है कि उच्च न्यायालय से जो रिकॉर्ड उच्चतम न्यायालय में रहता है, उसका रिकॉर्ड को मंगा के आप समीक्षा कर सकते हैं। उसकी अगर आवश्यकता है तो आप निचले अदालत में उस फैसले को रद्द करने के लिए या सुधार करने के लिए आप ले सकते हैं रिकॉर्ड को। समझ गए? इसी को कहा जाता है। चलिए, बस इतना ही जान लीजिए कि इसके लिए हम उच्चतम न्यायालय से नीचे ला सकते हैं और समीक्षा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, उत्प्रेषण रीट का इस्तेमाल करते हैं कि उच्चतम न्यायालय से भी मांग के हम समीक्षा कर सकते हैं राज्य में। समझ गए ना? सुधार कर सकते हैं। चलिए, और जानकारी लेते हैं कि मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है। ये बात सच है। देखिए, अगर मूल अधिकारों की बात करेगा तो उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं, अगर उच्च न्यायालय नहीं सुनेगा तो उच्चतम न्यायालय चले जाइए। दोनों में के अधिकार में आप जा सकते हैं। मौलिक अधिकार के लिए आप राज्य के उच्च न्यायालय चले जाइए, हाई कोर्ट, नहीं तो सेंटर चले जाइए, सर्वोच्च न्यायालय, है कि नहीं? वहाँ भी जा सकते हैं, मतलब उच्चतम न्यायालय भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट मतलब। चलिए, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश, जिसे डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सा सम्मिलित नहीं होता है? तो अधिकरण न्यायाधीश जो हैं सम्मिलित नहीं होते हैं, ठीक है ना? तो अगर आपसे पूछेगा भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश जो होते हैं उसके अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता? तो अधिकरण न्यायाधीश सम्मिलित नहीं होते। और बात करते हैं हम लोग, तो देखिए, निवारक निरोध की बात करते हैं। क्या करते हैं? निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? तो 3 माह तक। 3 महीने तक आपको रखा जा सकता है जेल में, समझ गए? बिना कोई मुकदमा चलाए। अब चलिए हम चलते हैं उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद की बात करते हैं। तो उच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं हम आज पढ़ लेंगे, क्लियर कर देंगे आपको। हाई कोर्ट से अगर पूछ रहा है आपसे अनुच्छेद कितने हैं पता है? अनुच्छेद हम 214 पढ़ने जा रहे हैं, मतलब 214 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या कर रहा है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। तो आपसे अगर मान लीजिए राज्य जितने स्टेट हैं उसके लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था की जा रही है, तो किस अनुच्छेद में आप पढ़े? तो अनुच्छेद 214 में पढ़े हैं, मतलब 214 में पढ़े हैं, 214 में पढ़े हैं, ऐसे बोल दीजिएगा, ठीक है? अगर आपसे पूछे 250 मतलब 215 में क्या कहा गया है? 215 अनुच्छेद में क्या है? तो उच्च न्यायालय अभिलेख
के न्यायालय के रूप में है। मतलब उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालय के रूप में कहा गया है किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 215 में। अगर यही देखें अनुच्छेद 216 की बात करें, जिसे आर्टिकल भी बोल सकते हैं, तो अनुच्छेद 216 में क्या कहा गया है कि उच्च न्यायालय का गठन की बात कही गई है। तो अगर आपसे पूछेगा कि उच्च न्यायालय के गठन की बात बताइए भाई, किस में कहा गया है, कौन से अनुच्छेद में, तो हम बताएंगे अनुच्छेद 216 में। अच्छा, इतना जान गए तो बताइए कि उच्च न्यायालय की व्यवस्था बताइए, राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की बात किस में कही गई है, बताइए तो जरा, जानते हैं तो हम बोलेंगे हम जानते हैं, अनुच्छेद 214 में जानते हैं भाई, अनुच्छेद 214 में चर्चा है उच्च न्यायालय की व्यवस्था की बात। अच्छा, इतना ही जान रहे हैं आप, तो हम बताइए तो अनुच्छेद 215 में क्या कह रहा है? तो अरे 215 में यही है कि उच्च न्यायालय के जो अभिलेख होता है ना, जिसे हम रिकॉर्ड कहते हैं, न्यायालय के रूप में बात कही गई है। और का अनुच्छेद 215 में आप भी बात करते हैं सर जी, थोड़ा फन करने के लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, याद हो रहा है कि नहीं बताइएगा जरूर। थोड़ा नए तरीके से करते रहता हूँ जिससे कि आपको मन लगे। और भी बात करते हैं। चलिए हम मान गए कि आप 15-16 अनुच्छेद बता दिए। अच्छा, अनुच्छेद 17 बताइए। 217 बताना है, 17 नहीं, 217। 17 तो हम जानते क्या अस्पृश्यता का है, हम जानते हैं, बहुत आसानी से बता दीजिएगा। नहीं, अनुच्छेद 217 बताइए। तो अनुच्छेद 217 में है ना कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं पद के लिए नियुक्ति और क्वालिफिकेशन की बात हो रही है। अर्हता मतलब क्वालिफिकेशन की बात हो रही है, कितना पढ़े लिखे हैं, क्या उनमें होना चाहिए, तभी आप न्यायाधीश बन सकते हैं उच्च न्यायालय के, समझ गए, तभी पद पे बैठ सकते हैं, समझ गए। तो अच्छा, ये सब तो बात हम समझ गए, लेकिन अनुच्छेद बताइए, भूल गए हम। तो अनुच्छेद बताएंगे 217 में ये सब बात कहा गया है। तो अनुच्छेद 217 में याद रखिए ना सर जी कि न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना, उनको पद पे बैठाने के लिए नियुक्त किया जाता है, इसकी बात कही गई है, उनकी क्वालिफिकेशन चेक किया जाता है, ये सब बात कहा गया है 217 में। बात यहाँ है कि अनुच्छेद 218 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का जो है लागू होना। मतलब उच्च न्यायालय में जो है उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ जो प्रावधान है वो लागू होगा। अब लागू तो होना ही चाहिए भाई, वो हाई कोर्ट, एगो सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय भाई अपना राज्य के औकात में रहेगा ना जी, कि तो उड़े लगेगा कि हम भी सुप्रीम कोर्ट बन जाएंगे, नहीं ना, ऐसा नहीं होगा। तो भाई हाई कोर्ट वाला जो है हाई कोर्ट नहीं रहेगा अपन औकात पे, और उच्चतम न्यायालय वाला भाई तो अपना कुछ प्रावधान जो है रोकेगा ना, कुछ तो लागू करेगा ना कि भाई राज्य में है राज्य भर रहो, ज्यादा उड़ो मत, हम सुप्रीम कोर्ट हैं। तो सुप्रीम कोर्ट वाला कुछ लागू करेगा, प्रावधान करेगा। तो इसकी बात कहाँ की गई है? तो ये डाला गया है अनुच्छेद 218 में, प्रावधान लागू करने की बात अनुच्छेद 218 में। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, कभी भूलिए नहीं। चलिए अनुच्छेद अब 219 की बात करते हैं। 18 बहुत अच्छे से समझे, हम 19 समझते हैं। 19 में कहा गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण की बात कही गई है। अच्छा, वही तो बात सोचे, व्यवस्था की बात हो गई, नियुक्ति की बात हो गई, और भाई उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जो है प्रावधान की बात हो गई, जो न्यायाधीश होते हैं उनकी शपथ की बात हो रही है। तो शपथ की बात भी तो कहीं ना कहीं लिखा रहेगा, कागज वाला तो काम होगा ना। अनुच्छेद 219 में ही तो लिखा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ की बात कही गई है, ग्रहण की बात कही गई है। अच्छा, हम समझ गए। अब 219 को पूछेगा तो हम यही बताएंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ की बात कही गई है। अच्छा, इतना ही जान रहे हैं तो बताइए जरा कि अनुच्छेद 220 क्या है? हम अपने आप से ही सवाल कर रहे हैं, आप लोग से नहीं कर रहे, आपको सिर्फ याद करवा रहा हूं मैं, समझ गए? मतलब आपके जगह पे मैं हूं, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं, है कि नहीं? ऐसे है। तो अनुच्छेद मान लीजिए 220 है। अब अनुच्छेद 220 इतना बड़ी बात है, अब क्या है इसमें भाई? तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अस्थायी न्यायाधीश जो है बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। अच्छा जी, ये तो सही बात है। अनुच्छेद 220 में एक चीज़ ये भी ज़रूरी है ना, अब मान लीजिए आपको बना दें हम न्यायाधीश, अब आप एक्स्ट्रा काम करिएगा, सोच रहे हैं कि हम भाई पढ़ भी लें और घर के कामों कर दें, ये तो करने नहीं देंगे। एक काम कीजिए, या घर के काम कीजिए या पढ़िए, है ना? तो इसीलिए इसके लिए भी प्रैक्टिस के लिए प्रतिबंध किया गया कि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करने देंगे। करना है तो भाई न्यायालय के लिए ही काम कीजिए, नहीं तो निकलिए, है ना? तो यही बात 220 में कहता है कि 220 में अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध होंगे, और भी जो भी आप करते हैं उस पर प्रतिबंध लग जाएगा, 20 में कहता है। तो अनुच्छेद 220 में यही तो कह रहा है कि भाई दूसरा प्रैक्टिस नहीं कर
सकते हैं। अब हमको 221 बताइए क्या है? तो अनुच्छेद 221 में कहा गया है, मतलब 221 में कहा गया कि न्यायाधीश का वेतन और भत्ते की बात कही। अब सही बात है, शपथ दिला दीजिएगा, नियुक्त कर दीजिएगा, तो भाई पैसा का भी तो बात करिएगा। इसी तो पोस्ट पे तो कोई काम नहीं करेगा। हम भी नौकरी ले रहे हैं तो पैसा के लिए करेंगे, तो पैसा के लिए तो चाहिए। तो भाई 221 में कहा गया कि न्यायाधीश के वेतन और भत्ते की बात होगी भाई। अब लीजिए भाई, पैसा-वैसा का जो आपको डर लग रहा है, हम बता देते हैं। अनुच्छेद 221 में लिखल है कि आप जाइए, न्यायाधीश का वेतन और भत्ते की बात कही गई है, इसके माध्यम से आपको पैसा मिल जाएगा। तो अनुच्छेद 221 याद रखिए। अच्छा, अनुच्छेद 221 है तो अनुच्छेद 222 तो याद करिए। अच्छा सर जी, 222 बात कर रहे हैं, ऐसी बात पूछ दी आप, बहुत कन्फ्यूजन है। अनुच्छेद 222 में कहा गया कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जो है क्या होता है, हस्तांतरण होता है। तो याद रखना होगा आपको कि अनुच्छेद 222 में कहा जा रहा है कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में, मतलब दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरण की बात कही गई। मतलब कि बाबू एक न्यायालय में आप हैं तो हम दूसरा न्यायालय में भी आपको भेज देंगे। तो ये बात हमारा जो है अनुच्छेद 222 में है। तो ये नहीं कि आप एक न्यायालय में है तो एक ही न्यायालय में रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांसफर वाली बात भी है, यहाँ से वहाँ भी भेज सकते हैं। तो स्थानांतरण की बात है, यहाँ से वहाँ भी फैसला जाके सुना सकते हैं, मतलब किसी और राज्य में भी जा सकते हैं। तो ये हमारी अनुच्छेद 222 में कहा गया है। अच्छा, ये समझ गए तो बताइए कि अनुच्छेद 223 क्या है? आप ही बताइए कि अनुच्छेद 223 क्या है? तो अनुच्छेद 223 जो है ना, वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करता है। लीजिए, जो कार्यवाहक होते हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति की बात हो रही है। मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, उनकी नियुक्ति की बात हो रही है उच्च न्यायालय में। तो ये भी बात कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 223 में। अब कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे तो एक कार्यवाहक के रूप में तो होना चाहिए ना, लीडरशिप में तो होना चाहिए। देखभाल करने वाला कौन होगा? मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो भाई उनका भी नियुक्त करेंगे, तो उनका स्पेशल है, अनुच्छेद 223 में कहा गया है। ठीक है, अब अनुच्छेद 223 की बात हो गई। अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 224। अनुच्छेद 224 में कहा गया है कि अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात कही गई। तो 224 एक की अगर बात करें तो उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है। नियुक्ति की भी बात करता है, मतलब जो रिटायर हो गए उनको नियुक्त कर सकते हैं। समझ गए? ये भी जान लीजिए, उच्च न्यायालय से जो रिटायर हो गए, छोड़ दिए, उनको चाहेगा तो दोबारा नियुक्त कर सकता है। ये कहने की बात कही गई 224 ए में। तो 225 अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि भाई अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार है। तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार अगर पूछे किस में चर्चा है, कौन से अनुच्छेद में, तो बताएंगे 225 में, 225 में। तो अनुच्छेद 226 में तो ये पढ़ लिया कि कुछ रिट याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालय को शक्ति मिला हुआ है, ये हम जान गए। अब 226 ए में क्या कहा गया है बताइए। तो 226 ए की अगर हम बात करें तो इसी में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 226 जो देख रहे हैं आप, ठीक है, के अंतर्गत केंद्रीय जो अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना, निरस्त मतलब कर देना, यही बात कही गई है 226 ए में। मतलब सोचिए, कुछ रिट ऐसा याचिका जारी किया हुआ है जो कि उच्च न्यायालय को शक्ति दिया गया है कुछ रिट के लिए, जो कि आर्टिकल हम 226 पढ़ रहे हैं। और वही 226 ए में अगर बात करें तो 226 को लेकर इसी के अंतर्गत जो केंद्रीय अधिनियम की वैधता बात कही जा रही है या संवैधानिक जो वैधता है उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, ये बात है। आगे बात करते हैं 227 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 227 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय की सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधिक्षण की शक्ति है। अधिक्षण का मतलब होता है सुप्रीटेंडेंस, ठीक है, सुप्रीटेंडेंस अधिक्षण को कहा जाता है। तो सुप्रीटेंडेंस की शक्ति है, समझ गया ना। तो अगर आपसे पूछेगा अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, इसका मतलब होता है कि उच्च न्यायालय जो होते हैं अधीनस्थ न्यायालय के न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों की निगरानी रखेगा उच्च न्यायालय। यही बात हमारा आर्टिकल 227 में कहा गया, ठीक है, क्लियर कर दिया मैंने। और इसका ध्यान कौन रखेगा? ये अधिक्षण जी रखेंगे, इनको शक्ति मिला है। अनुच्छेद 228 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 228 में कहा गया है कि उच्च न्यायालयों
में कुछ मामलों का हस्तांतरण, मतलब उच्च न्यायालय में जो कुछ मामला होता है उसका हस्तांतरण कर सकता है। हस्तांतरण मतलब कि एक एक से दूसरे जगह, मतलब हाई कोर्ट भेज सकता है, सुप्रीम कोर्ट भेज दे, कहीं और भेज दे, ये काम करने का आता है। कुछ मामला जो है ये मान लीजिए उच्च न्यायालय नहीं किया तो भाई ऊपर भेज देगा, उच्चतम न्यायालय में भेज देगा। ठीक है, तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 228 में। तो अनुच्छेद 228 में क्या कहा गया कि भाई हम बता देते हैं कि हमसे कुछ-कुछ मामला नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर का मान लीजिए एक हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा तो बोल देगा भाई बहुत इमरजेंसी है, छोटा वाला हॉस्पिटल जाइए, बड़े हॉस्पिटल चले जाइए, दिल्ली एम्स चले जाइए, पटना एम्स चले जाइए, चाहे कहीं और चले जाइए। तो भाई वो हो गया, जिसे हम लोग यहाँ से स्थानांतरण कर देते हैं। तो समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, समझ गए? तो ये हो गया। अनुच्छेद 228 ए में कहा गया है कि राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, मतलब निरस्त की बात कही गई है, विशेष प्रावधान है। तो याद रखना, राज्य अधिनियमों की संवैधानिक जो वैधता है उससे संबंधित जो प्रश्न है उसका विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है, जो कि 228 ए में जोड़ा गया है। समझ गए? कुछ-कुछ विशेष प्रावधान मिला है भाई। अगर मैं बात करूँ कि भाई ठीक है, अनुच्छेद अगर 229 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 229 में कहा गया है कि पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों के व्यय की बात अगर हो तो हम बताएँगे अनुच्छेद 229 में बात करेंगे। किसमें? अनुच्छेद 229 में। अगर आपसे पूछेगा कि मान लीजिए अनुच्छेद 229 पूछ दे, तो आप बताइएगा भाई पद अधिकारी का जो होता है, अधिकारी जो होता है, सेवक जो होते हैं, या उच्च न्यायालय का जो व्यय की बात होती है, खर्चे की बात होती है, ये सब हम जोड़ दिए हैं अनुच्छेद 229 में। अगर अच्छा अनुच्छेद 230 का है, तो अनुच्छेद 230 में कहा गया है कि उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार की बात कही गई है। तो उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार की बात जो कि हम पढ़े थे क्या, जैसे कोलकाता हमारा क्या है, कोलकाता के उच्च न्यायालय में कौन-कौन आता है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आता है, तो क्षेत्राधिकार में आया कि नहीं? तो ये बात कही गई है। तो किसमें कही गई? अनुच्छेद 230 में कही गई। अच्छा अनुच्छेद 230 पढ़ लिया तो अनुच्छेद 231 को चाहिए बताइए? तो हम बताएँगे भाई कोची है कहाँ? कोची इधर का लैंग्वेज है, तो फन करते हैं हम लोग। तो देखिए, ये जो अनुच्छेद 231 है, अनुच्छेद 231 जो है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करता है। मतलब अनुच्छेद 231 जो है, सोचिए कितनी मुस्कुराहट के साथ पढ़िए कि अनुच्छेद 231 कह रहा है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए साझे उच्च न्यायालय की स्थापना की बात कही गई है। बस यही समझ जाइए। चलिए, अब इसके कुछ पॉइंट हम बता देते हैं जो हमेशा बताते हैं। तो कुछ पॉइंट क्या है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के या न्यायाधीशों को पेंशन जो है भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो उच्च न्यायालय के जो भी हैं, पेंशन की बात होगी न्यायाधीश की, तो भारत के संचित निधि से ही दिया जाता है। ठीक है? ये आप याद रखना होगा आपको। चलिए आगे बात करते हैं, तो आगे सुन लीजिए कि उच्च न्यायालय हम पढ़ने जा रहे हैं, पीठ की अवस्थिति और क्षेत्राधिकार। मतलब कि हमारा उच्च न्यायालय की जो स्थापना कब हुआ? उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कौन-कौन आता है? इसका जो है मुख्यालय कहिए या खंडपीठ कहिए, चाहे मुख्य स्थान कहिए, इसकी बात हम पढ़ेंगे। इसे हम पार्ट बाय पार्ट हम कर दे रहे हैं। लास्ट में जो है थोड़ा-सा हम इसे हम पहले क्लियर कर देते हैं, विशेष अधिकार की बात करते हैं। तो देखिए 6 उच्च न्यायालय हैं। कितने? यहाँ पे थोड़े से हम कर देते हैं पहले। 6 उच्च न्यायालयों जैसे इलाहाबाद, बॉम्बे, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश, मद्रास, राजस्थान जो है कि अस्थायी खंडपीठ है। ये अस्थायी है, एकदम अस्थायी है, ये बदल नहीं सकता, ठीक है? तो अगर आपसे पूछेगा अस्थायी कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 6 हैं। उसका खंडपीठ कितने हैं? तो 6 हैं। कौन-कौन? इलाहाबाद, बम्बई, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश हो गया, आपका राजस्थान हो गया, ये 6 हो गए। केवल कर्नाटक उच्च न्यायालय मुख्य पीठ है, जो कि बेंगलुरु की 2 सर्किल खंडपीठ है, जैसे धारवाड़ा और गुलबर्गा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखे हुए है कि 7 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं। 7 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं विभिन्न अलग-अलग राज्यों के न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से अंडमान निकोबार द्वीप समूह देख ही रहे हैं आप, है कि नहीं? जो कि कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। इसी तरह सारे आएंगे जो कि हम अभी पढ़ने चल रहे हैं। ऐसे हम पार्ट बाय पार्ट कर दिए हैं। ठीक है? उससे पहले हम इसे वन लाइनर में भी जो बच रहा है आगे वो क्लियर करते हैं, तब हम इस पे विशेष बात करेंगे, है कि नहीं? तो लिखा हुआ है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय गठन कब हुआ था? तो बताइएगा वर्ष 366 में बता दीजिएगा। तो अगर आप पूछे वर्ष 1866 में क्या हुआ, किसका गठन हुआ? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन हुआ। ये हुआ क्लियर। अगर मैं बात करूँ तो न्यायालय में जो कार्यवाही
लंबित होने की दशा में जो है लागू की जाती है तो वो प्रतिषेध किया जाता है। तो देखिए उच्च न्यायालय की अधिक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय शामिल नहीं है। क्या है? सैन्य न्यायालय शामिल नहीं है। क्लियर हो गया? तो अगर आपसे पूछेगा उच्च न्यायालय की अधिक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय शामिल नहीं होता है, मिलिट्री जो कोर्ट होते हैं वो शामिल नहीं होते, याद रखना है। ठीक है ना? सैन्य न्यायालय अलग है, एक तरह से वो अलग उसका चलता है। और बात करते हैं नागरिकों के मूल अधिकारों से जुड़े मामले जो हैं उच्च न्यायालय की किसी अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं तो वो मूल अधिकारिता के अंतर्गत आएगा। मूल है तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत आएगा बस। अब हम लोग पढ़ रहे हैं उच्च न्यायालय, ये तो हम समझ गए। अब उच्च न्यायालय है तो चलिए जानते हैं। तो देखिए उच्च न्यायालय की अगर बात करें तो सबसे पहले हम कोलकाता उच्च न्यायालय को याद करेंगे। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना का अगर वर्ष पूछेगा तो 1862 बताइएगा। चलिए एक स्टोरी के रूप में मैं कोशिश करता हूँ कि आपको याद करवा दूं। चलते हैं हम कलकत्ता। तो अगर कोलकाता पहुंचने से पहले उसका इतिहास तो जानना जरूरी है। इसकी स्थापना कब हुआ भाई? तो हम बताएंगे 1862 में हुआ है, और क्या। 1862 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अब कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना जब हुआ तो इसका क्षेत्राधिकार में भी बांटा गया कि कोलकाता उच्च न्यायालय कहाँ-कहाँ काम करेगा, किस-किस क्षेत्र के लिए काम करेगा, किस-किस क्षेत्र के लिए आपको कोलकाता उच्च न्यायालय आना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल का सारा होगा। चलिए ये बात है। इसमें और भी आते हैं जो कि अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश हमारे हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी, उसका भी क्षेत्राधिकार हमारा कोलकाता है। तो अंडमान निकोबार वाले लोग भी हमारे कोलकाता उच्च न्यायालय में आएंगे, जो भी केस उस करना है या जो भी लड़ना है, जो भी मुकदमा की बात होगी। तो हाईकोर्ट इनका कहाँ है? कोलकाता उच्च न्यायालय में। चलिए बात खत्म। किसका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। तो क्षेत्राधिकार किसका किसका है? पश्चिम बंगाल का तो स्वयं आएगा, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी आएगा। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना अगर पूछे तो 1862 बता देना है, इसमें बड़ी बात क्या है। और भी चलिए इसका मुख्य खंड होता है खंडपीठ जिसे कहते हैं, जिसे हम किसके किसके क्षेत्र में अगर आता है, कहाँ कहाँ बनाया गया है। जैसे उच्च न्यायालय को भी अलग अलग क्षेत्र में बांटा गया है। कोलकाता उच्च न्यायालय का अगर खंडपीठ पूछेगा तो कोलकाता तो हो गया, इसका जो हिस्सा, खंड का मतलब होता है इसे तोड़कर जो एक जगह से दूसरी जगह बनाया जाए, मतलब इसी का हिस्सा एक छोटा सा दूसरी जगह, कि भाई आप जो कलकत्ता आइएगा उस जगह पे इसी का हिस्सा आपको वहां सोल्व होगा, वहां नहीं होगा तब भाई कोलकाता उच्च न्यायालय में आइएगा, उसी को हम खंडपीठ कहते हैं। तो खंडपीठ जो होता है वो कोलकाता। अब कोलकाता को याद रखिएगा, पोर्टल ब्लेयर में खंडपीठ है। किसका? कोलकाता उच्च न्यायालय का। कोलकाता उच्च न्यायालय समझ गए, बॉम्बे उच्च न्यायालय की बात करते हैं। तो बॉम्बे उच्च न्यायालय का अगर स्थापना पूछे, जिससे बॉम्बे बोल रहे हैं वो मुंबई बोला जाता है, आप जानते हैं। तो बॉम्बे उच्च न्यायालय जो कि मुंबई उच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना भी 1862 में ही हुआ था। देखिए 3 गो का हुआ था 1862 में, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। मद्रास जो कि चेन्नई के नाम से जानते हैं, तो ये तीनों का हुआ था 1862 में। तो आपसे पूछेगा 1862 में बताइए 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कौन कौन, उसका नाम बताइए। तो एक कोलकाता उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय बोलिए या बॉम्बे उच्च न्यायालय बोलिए या मद्रास उच्च न्यायालय बोलिएगा, ये 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1862 में। चलिए ये तीनों को हम जान गए। अब बात करते हैं कि कोलकाता उच्च न्यायालय तो समझ गए, अब मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कौन कौन है। तो आगे तो महाराष्ट्र आएगा, दादर नगर हवेली, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप उच्च न्यायालय कोलकाता के लिए है, उसी तरह दादर नगर हवेली का और दमन द्वीप और गोवा का, ये तीनों का जो उच्च न्यायालय है तो वो मुंबई उच्च न्यायालय है, हाईकोर्ट मुंबई है ना। तो मुंबई में हाईकोर्ट है किनका? दादर नगर हवेली का, दमन द्वीप और गोवा का। महाराष्ट्र का तो होगा ही क्योंकि भाई मुंबई में है तो होना तो जरूरी है। अगर हवेली के लोग हैं, अब आ जाइए मुंबई महाराष्ट्र, छोटा मोटा केस है तो आप अपने हिस्से में रहिए, इसलिए उसका एक खंड, एक हिस्सा हम आपको बना देते हैं, तो वही हिस्सा बना दिया गया है। तो कहाँ बनाया गया है? तो सुनिए किस किस क्षेत्र में, क्या आपको आसानी होगा। तो मुंबई तो होगा, मुंबई के कौन कौन से चले जाइए, नागपुर चले जाइए, पणजी चले जाइए, औरंगाबाद में जो इसका क्या है? खंडपीठ है। तो मुंबई उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ कहाँ बनाया गया है, इस क्षेत्र में हिस्सा में बांटा गया है। तो नागपुर में भी आपको यहाँ केस सोल्व हो जाएगा, पणजी में भी केस सोल्व हो जाएगा और औरंगाबाद में भी आप जाइएगा तो केस सोल्व हो जाएगा। तो मद्रास उच्च न्यायालय के नाम से अभी भी उसे मद्रास उच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं। तो मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना अगर पूछे तो 1862 में बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1862 में। ठीक है, तो आप चेन्नई उच्च न्यायालय भी बोल सकते हैं, मद्रास उच्च न्यायालय भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस डिपेंड करता है ऑप्शन पे। ये समझाने के लिए मैं बोल दे रहा हूँ। तो याद रखना है कि मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में पढ़ लिए, इसका क्षेत्राधिकार 2 ही है,
एक तो पुडुचेरी आएगा और तमिलनाडु तो आएगा ही, क्योंकि तमिलनाडु आप जान ही रहे हैं कि मद्रास कहाँ है, तमिलनाडु में। तो इसलिए तमिलनाडु का पूरा क्षेत्र कहाँ आएगा, मद्रास उच्च न्यायालय में आएगा। और पुडुचेरी भी जो है आपका क्षेत्राधिकार में, किसके क्षेत्राधिकार में, मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार में आएगा। यहाँ जाकर आप केस सोल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं तो खंडपीठ सिर्फ मद्रास में है और कहीं नहीं है। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ, तो 1884 में हुआ। अच्छा जी, 1884 में हुआ, तो बताइए ये किसके क्षेत्राधिकार में, सिर्फ कर्नाटक के क्षेत्राधिकार में आएगा, है ना, मतलब पूरा कर्नाटक क्षेत्राधिकार में आ जाएगा। जाइए भाई, उसी के हिस्से में, और कोई नहीं आएगा इसमें। दूसरी चीज कि ये जो है अगर खंडपीठ पूछे तो बेंगलोर है भाई, इसका मेन तो कहाँ, बेंगलोर, तो बेंगलोर होगा इसका खंडपीठ हिस्सा। इसका अगर पूछे तो बेंगलोर बता देना है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अगर बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात करेंगे, तो इसका स्थापना कब हुआ था पता है, 1866 में हुआ था। 1866 में क्या हुआ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थापना 1866 में हुआ था। इसका क्षेत्राधिकार हमारा उत्तर प्रदेश आएगा। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय कहाँ है, यूपी में है, तो यूपी का राज्य क्षेत्राधिकार आएगा। जैसे कर्नाटक का, कहाँ, तो कर्नाटक में होगा। मद्रास जो है कहाँ है, तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु के क्षेत्राधिकार में आएगा। जैसे कि प्रयागराज, तो प्रयागराज का अगर खंडपीठ पूछेगा तो लखनऊ में, लखनऊ में इसका खंडपीठ है। इसका एक हिस्सा आपको लखनऊ में भी मिलेगा। तो एक हमारा इलाहाबाद, एक हमारा लखनऊ। एग्जाम्पल में मैंने पटना ले ही लिया। तो पटना की अगर बात करते हैं, तो पटना की अगर उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करेगा तो 1916 बता देना है। तो पटना के उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। और ये राज्य क्षेत्राधिकार जो आता है बिहार है, बोले थे भी। और अगर पूछे इसका मतलब खंडपीठ, तो पटना में ही तो है, मेन खंडपीठ है। इसका गया हुआ में नहीं बांटा गया है। अगर होता कि भाई पटना के अलावा और गया में जैसे बनता, तो एक हिस्सा भाई आप गया के हिस्से में होते कि नहीं, तो वो हमारा खंडपीठ के हिस्से में। अगर मान लेता सरकार, मान लीजिए उच्च न्यायालय बोल देता कि आपका केस जो है गया में भी सोल्व होगा, तो गया में भी होता। अगर बोल देता कि भाई औरंगाबाद में होता तो होता, सासाराम में होता तो होता, तो वो तो बताया नहीं, बस मेन बताया कि खंडपीठ हमारा पटना ही रहेगा। कहीं भी रहिए, बिहार का कोई कोना में रहिए, आपको पटना ही आना है। करते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर की। अगर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख की बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर की स्थापना अगर पूछे तो 1928 बताइएगा। तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई एवं लद्दाख की स्थापना कब हुई, मतलब जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख की स्थापना कब हुआ, तो हम बताएंगे 1928 में हुआ था। 1928 में हुआ, तो इसका क्षेत्राधिकार दो होगा, जम्मू कश्मीर भी और लद्दाख भी, दोनों होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक ही है, स्थापना वर्ष भी है और उच्च न्यायालय भी एक ही है, तो 1928 में है। याद रखिएगा, इसका खंडपीठ अगर पूछे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय का, तो हम बताएंगे श्रीनगर एवं जम्मू कश्मीर। समझ गए, श्रीनगर एवं जम्मू कश्मीर क्या है, खंडपीठ है, या आप उसे पीठ भी कर सकते हैं, मुख्य पीठ कहिए या खंडपीठ कहिए। और बात करते हैं मध्य प्रदेश की अगर बात करें, तो आपसे पूछेगा मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई, मध्य प्रदेश की नहीं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1956 में हुआ। आपसे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश, अगर बताइए सर कि मध्य प्रदेश, तो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, किस समय हुआ था, उसका स्थापना वर्ष याद है, तो हम बताएंगे हाँ याद है, 1956 में हुआ था। अगर इसका क्षेत्राधिकार पूछे तो हम भाई मध्य प्रदेश को ही बोलेंगे, है कि नहीं। और याद रखना है, इसका अगर उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार का जो खंडपीठ है, मुख्यपीठ है, हिस्सा है, तो याद रखिएगा वो जबलपुर है, जो कि इंदौर और ग्वालियर में खंडपीठ है इसका, मतलब जबलपुर मुख्य है। और इसका जो क्षेत्र बांटा गया है, हिस्सा बांटा गया है, इंदौर में भी और ग्वालियर में, तो आप इंदौर में भी जाइए, ग्वालियर में भी जाइए और जबलपुर में भी जाइए, ये काम आपका हो जाएगा। तो देखिए, पंजाब एवं हरियाणा का अगर पूछे उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष पूछे, तो हम बताएंगे 1966 बताएंगे। क्या लगा के आएंगे, 1966 लगा के आइएगा, सही हो जाएगा। दूसरी बात, अगर इसका क्षेत्राधिकार, तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों जगह पे होगा। इसका अगर क्षेत्राधिकार पूछे कि किस किस क्षेत्राधिकार में ये मुख्य रूप से रोल निभा रहा है, तो हम बताएंगे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अपना। तो 1966 में क्या है, पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय है, ये ध्यान रखना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की अगर बात करेंगे, तो इसका क्षेत्राधिकार में चंडीगढ़ ही होगा, एक ही जगह पे होगा खंडपीठ, उसका चंडीगढ़ है, तो मेन काम चंडीगढ़, बस ऐसे ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको कोई भी काम करना है तो चंडीगढ़ जाइए, बात खत्म है। एवं हरियाणा का तो हम समझ गए। अब बताइए, गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में हुआ था। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना अगर पूछे तो हम बताएंगे 1948 में हुआ था। इसका क्षेत्राधिकार पता है, असम तो होगा ही, क्योंकि गुवाहाटी असम होगा, ये तो हम जानते हैं, लेकिन क्षेत्राधिकार नागालैंड, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश, ये चारों का जो है गुवाहाटी मेन है, समझ गए। तो गुवाहाटी
उच्च न्यायालय की अगर हम बात करेंगे, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 हम जानेंगे 1948। लेकिन इसका क्षेत्राधिकार अगर देखा जाए तो असम तो होगा ही, ये तो निश्चित है। नागालैंड भी आएगा इसी हिस्से में, मिज़ोरम भी, अरुणाचल प्रदेश में। मतलब नागालैंड का भी काम गुवाहाटी असम में जाइए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में जाइए। मिज़ोरम भी बेचारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय में जाएगा। याद रखिएगा हाई कोर्ट। अरुणाचल प्रदेश में भी जो है, अरुणाचल प्रदेश वाले भी जाएँगे गुवाहाटी में ही। ये ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर इसका क्षेत्राधिकार बाँटने की अगर बात करें, इसकी खंडपीठ की बात करें कि कहाँ-कहाँ जाइएगा तो काम होगा, तो आप चले जाइए भाई गुवाहाटी। गुवाहाटी का है। अब गुवाहाटी उच्च न्यायालय की कोहिमा में बना हुआ है। इम्फाल चले जाइए, अगरतला, ये सब खंडपीठ है। मतलब वहाँ काम आपका हो सकता है, एक्शन हो सकता है। याद रखिएगा। तो कोहिमा, इम्फाल, अगरतला ये सब खंडपीठ हैं। तो आप याद रखिएगा खंडपीठ को बेंच के रूप में भी कहते हैं। इसे संवैधानिक पीठ भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना होगा। जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मैंने बताया था कि एक खंडपीठ है जो कि लखनऊ में स्थित है, जो कि उच्च न्यायालय के मूल जो स्थान होते हैं इलाहाबाद से अलग है। अलग है कि नहीं? जो स्थान होना चाहिए, वहाँ से ना काम होके आपको लखनऊ में होगा। है कि नहीं? तो इलाहाबाद का जो है उच्च न्यायालय का खंडपीठ पूछे तो लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में मेन काम होता है, बेंच इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंच भी कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा की स्थापना 1948 में हुआ था और इसका क्षेत्राधिकार उड़ीसा ही होगा, बात खत्म। राज्य क्षेत्राधिकार कहाँ है? उड़ीसा में होगा। और अगर बात करेंगे कि इसका जो है उड़ीसा उच्च न्यायालय की अगर खंडपीठ पूछेंगे तो हम बताएंगे कटक में। खंडपीठ पूछेगा कोई तो बताइएगा कटक में। तो उड़ीसा उच्च न्यायालय का खंडपीठ बताना है, मतलब बेंच बताना है कहाँ है, तो कटक में काम होगा। तो उड़ीसा में तो है नहीं, उड़ीसा तो बहुत बड़ा है कि नहीं? लेकिन एक स्थान तो होगा जहाँ पे हम जाएँगे तो मेरा काम होगा, तो हम भाई कटक में जाएँगे। राजस्थान की अगर बात करेंगे, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना करेंगे तो बताएँगे 1949 में। ठीक है? कब बताएँगे? 1949 में बताएँगे। अगर इसका क्षेत्राधिकार पूछे तो राजस्थान में रहेगा। ये क्षेत्राधिकार ज़्यादा नहीं पूछता है, ज़्यादातर पूछता है कि उच्च न्यायालय का जो खंडपीठ है वो कहाँ है, तो जोधपुर में होगा और ये जयपुर खंडपीठ है। याद क्या जोधपुर में भी है और जोधपुर, जयपुर खंडपीठ बताइएगा। ऑप्शन दोनों में से एक ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। केरल की अगर बात करेंगे तो केरल का भी पूछेगा कि उच्च न्यायालय की स्थापना तो 1956 में हुआ था। 1956 में और किसका हुआ था बताइएगा? पंजाब और हरियाणा का हुआ था, मैंने बताया था। याद रखिएगा उसी तरह केरल उच्च न्यायालय की भी स्थापना 1956 में हुआ। और भी याद रखिएगा इसका क्षेत्राधिकार तो हमारा केरल और लक्षद्वीप दोनों आएगा, केंद्र शासित प्रदेश भी आएगा और केरल भी आएगा क्षेत्राधिकार में। मतलब लक्षद्वीप का भी केरल में ही उच्च न्यायालय में काम होगा, ये ध्यान रखना होगा। अगर इसका पूछे कि उच्च न्यायालय का जो खंडपीठ है तो कोच्चि में है। कोच्चि कहाँ पे? एर्नाकुलम में। तो कोच्चि एर्नाकुलम में है। याद रखिए एर्नाकुलम में आपका ये काम होगा, एर्नाकुलम जाइए और भी कोच्चि, याद रखना है। दूसरी बात है गुजरात अगर उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो 1960 में हुआ था। तो गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1960 में और इसका क्षेत्राधिकार गुजरात ही होगा, हम जानते हैं। लेकिन हाँ, इसका खंडपीठ कहाँ होगा? अहमदाबाद में होगा। इसका बेंच कहाँ होगा? अहमदाबाद में होगा। उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। याद रखना है 1966 में पंजाब हरियाणा का भी हुआ था और मध्य प्रदेश का 1956 में हुआ था। मैंने गलत बता दिया था वहाँ पे, 1956 में हुआ था, याद रखिएगा। तो याद रखना है कि दिल्ली की अगर स्थापना की अगर बात करेंगे उच्च न्यायालय की तो 1966 में बताएंगे। क्षेत्राधिकार तो दिल्ली होगा और भाई मेन तो दिल्ली है भाई, दिल्ली में ही सब काम होगा। समझ के खंडपीठ है हमारा दिल्ली ही होगा। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश का अगर उच्च न्यायालय की स्थापना की अगर बात करें तो 1967 में हुआ था। 1967 में हुआ था, 1967 में हुआ था। अगर क्षेत्राधिकार बोले तो हिमाचल प्रदेश में होगा। लेकिन इसका जो है कहाँ पे खंडपीठ है, इसका बेंच कहाँ पे है? तो शिमला में। आपको शिमला जाना पड़ेगा, कोई भी एक्शन या कोई भी काम होगा तो शिमला ही जा रहे हैं। अभी केस सुने होंगे आप, है कि नहीं? तो अगर बात करें और भी सिक्किम की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम की अगर स्थापना बताएं कि सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई तो 1975 में हुआ था, ये जरूर ध्यान रखना है। तो सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 में और इसका क्षेत्राधिकार पूछे तो सिक्किम बता देना है। और अगर आपसे पूछे कि सिक्किम का उच्च न्यायालय की अगर पूछ दे खंडपीठ तो गंगटोक बता देना है। क्या बताना है? गंगटोक बता देना है। ये क्लियर हो गए। अगर पूछे छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अगर स्थापना की बात करें 2000 बता दिएगा, 2000 में हुआ था। और छत्तीसगढ़ का क्षेत्राधिकार छत्तीसगढ़ ही होगा भाई, छत्तीसगढ़ में होगा। लेकिन इसका अगर बेंच की बात करेंगे कहाँ काम होगा तो बिलासपुर जाना पड़ेगा आप। अगर और बात करें हम लोग उत्तराखंड का भी हमारा जो उच्च न्यायालय की स्थापना है 2000 में ही हुआ था। उत्तराखंड का भी स्थापना 2000 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना होगा। तो उत्तराखंड की अगर उच्च न्यायालय की स्थापना की अगर बात करें तो 2000 में हुआ था और इसका उत्तराखंड ही क्षेत्राधिकार है। लेकिन एक्शन आपका जो खंडपीठ है, बेंच जो है नैनीताल में है।
तो अगर पूछे उत्तराखंड का बेंच कहाँ है, मतलब खंडपीठ कहाँ है, या संवैधानिक जो एक्शन होता है, संवैधानिक कानून जो बनते हैं, वो नैनीताल में होगा। ठीक है? नैनीताल आपको जाना पड़ेगा, नहीं कि उत्तराखंड में जाने, उत्तराखंड इतना बड़ा है, ढूँढते रह जाइएगा, है कि नहीं? आगे चलते हैं, झारखंड की बात करते हैं। झारखंड की बताएँ, तो झारखंड की भी स्थापना 2000 में हुआ था, लेकिन उच्च न्यायालय की भी स्थापना 2000 में ही हुआ। तो झारखंड का उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 2000 में हुआ था। किसकी? झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना। इसका क्षेत्राधिकार भाई झारखंड होगा, लेकिन काम तो भाई रांची में होगा। एक्शन कहाँ? जैसे बिहार का हमारा बिहार का जो पटना है, पटना उच्च न्यायालय पटना में ही है, लेकिन क्षेत्राधिकार अगर देखा जाए तो बिहार है हमारा, लेकिन एक्शन कहाँ होगा? पटना में होगा। बेंच कहाँ है? खंडपीठ कहाँ है? पटना में। तो पटना जाके काम करना होगा। इसी तरह रांची, झारखंड वाला जो उच्च न्यायालय है, वो रांची जाइए काम। अगर मेघालय के पूछे, देखिए मेघालय वाला कहानी आप सुन रहे हैं, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, है ना? ये सब जो है बहुत अभी चल रहा है, तो ये सब याद रख लीजिए, क्वेश्चन बन सकता है। केस उसके मामले में समझ ही रहे हैं, बहुत फेमस है। तो आप समझ गए, मेघालय की अगर बात करें, स्थापना की बात करें, तो स्थापना जो है 2013 की बात करते हैं। देखिए इसमें हम क्लियर आपको करते हैं। हमारा जो उच्च न्यायालय है 2013 में 3 गो हुआ था, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। तो मेघालय उच्च न्यायालय 2013 में स्थापना हुआ है, मणिपुर का भी 2013 में स्थापना हुआ है, और त्रिपुरा उच्च न्यायालय की भी स्थापना हमारा 13 में हुआ है। तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का अगर पूछे तो 2013 टिक लगा के आ जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय के मामले में अगर क्षेत्राधिकार बोले तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ही होगा, क्योंकि मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा है, इतना बड़ा है। लेकिन याद रखना है, इसका एक्शन जो है अलग-अलग होगा। जैसे कि मेघालय की अगर बात करें तो शिलांग में आपको होगा, मेघालय का याद रखना है, इम्फाल में होगा, मणिपुर का याद रखिएगा, अगरतला किसका? त्रिपुरा का। तो त्रिपुरा का अगर पूछे क्षेत्राधिकार, खंडपीठ पूछे आपसे, क्षेत्राधिकार तो त्रिपुरा होगा, खंडपीठ पूछे तो अगरतला, अगरतला में आपका कानूनी काम होगा। मणिपुर उच्च न्यायालय की इम्फाल चली जाइए, इम्फाल में काम होगा। मेघालय का अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो शिलांग में अभी काम हो रहा है, ये आप जानते हैं। कर लेते हैं तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की अगर हाईकोर्ट की बात करें, उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में हुआ था, क्योंकि दोनों अलग हुए थे 19 में, तो अलग-अलग बन गया। और ये इसका जो है क्षेत्राधिकार तेलंगाना होगा, आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रदेश होगा, लेकिन तेलंगाना का हैदराबाद हो गया है, और इसका जो है खंडपीठ जो है आंध्र प्रदेश का, वो अमरावती। तो अमरावती आपका काम होगा भाई। आंध्र प्रदेश का अगर हाईकोर्ट में जाना है ना, तो अमरावती जाइए, और अगर तेलंगाना में जाना है तो हैदराबाद चले जाइए। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी थी, याद रखिएगा। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, याद रखना है। तो ये पॉइंट ज़रूरी था, तो मैं बता देता हूँ। उच्च न्यायालय के अगर प्रथम महिला न्यायाधीश पूछेगा तो अन्ना चंडी बता दीजिएगा। अगर प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश पूछेगा तो लीला सेठ लगा दीजिएगा। तो मुख्य न्यायाधीश पूछेगी प्रथम महिला तो लीला सेठ। अगर प्रथम महिला न्यायाधीश, सिर्फ न्यायाधीश पूछेगा तो अन्ना चंडी। ठीक है? अन्ना चंडी याद रखना। अब चलिए शुरू करते हैं। केंद्र राज्य संबंध की बात करेंगे, सेंटर और स्टेट के रिलेशन की बात करेंगे। इसमें हम अलग-अलग आर्टिकल भी पढ़ेंगे, संघ सूची के बारे में पढ़ेंगे, राज्य सूची के बारे में पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे कि राज्य और केंद्र के बीच कैसा संबंध है, किस तरह से डील होता है, आय के रूप में, सीमा के रूप में, निगम टैक्स के रूप में, ये सब जितने भी शुल्क लगते हैं वो सारे हम पढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ पे कि भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो हम बताएंगे कनाडा से। देखिए, अगर राज्यपाल की बात करते हैं तो भी हम कनाडा से लेते हैं, अगर संघ और शासन प्रणाली की बात करते हैं तो कनाडा से लेते हैं, ये भी बात सही है। और भी बातें करेंगे बाद में, और जानकारी लेते हैं इसके बारे में कि किस सूची के विषय पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो हम जानते हैं समवर्ती सूची की बात करते हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 ही सूची होते हैं, जिसमें से अगर राज्य और केंद्र सरकार के बीच की बात होगी तो समवर्ती सूची की बात होगी, है कि नहीं? और बात करते हैं आगे कि केंद्र और राज्य की बात करें तो केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में है, और समवर्ती सूची के अंतर्गत माना जाता है। तो 7वीं अनुसूची है, याद रखना है। तो आपसे पूछेगा केंद्र और राज्य के संबंध में कौन सी अनुसूची है, तो 7वीं अनुसूची है। और 7वीं अनुसूची के अनुसार केंद्र और राज्य की बात करेगा तो समवर्ती सूची, नहीं तो संघ सूची और राज्य सूची में बटा हुआ है कि नहीं? जानते हैं आप। चलिए और भी जानकारी लेते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राज्य मन्नार समिति, कौन? राज्य मन्नार समिति का गठन जो है किस राज्य के द्वारा किया गया था, तो तमिलनाडु द्वारा। जैसे ही मन्नार आएगा तमिलनाडु याद रखिएगा, मन्नार तमिलनाडु, तो राज्य मन्नार समिति तमिलनाडु राज्य द्वारा किया गया था।
ठीक है। तमिलनाडु राज्य द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो वर्ष 1971 में किया गया था। और क्या है? तो केंद्र और राज्य के संबंध की बात कर रहा है। तो भाई मन्नार समिति द्वारा हुआ था। समझ गए? नहीं समझे? बताइएगा जरूर। आगे बात करूं और भी जानकारी लेते हैं। तो जानकारी क्या लेंगे कि भाई क्षेत्रीय परिषदों, जो रीजनल काउंसिल होता है उसकी बात हो रही है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन, सृजन मतलब उठाना, नया स्थापना के रूप में किसके माध्यम से किया गया है? तो संसदीय कानून द्वारा किया गया है। अगर आपसे पूछते कि अंतरराज्यीय परिषद क्या है सर जी, है कि नहीं? पूछ देता है कि नहीं? पूछ देता है। तो अंतरराज्यीय परिषद की अगर बात करें, इंटर स्टेट काउंसिल बोला जाता है। इंटर स्टेट काउंसिल, जिसे अंतरराज्यीय परिषद बोलते हैं, का क्या है? उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 क्या है सर? है कि नहीं? पूछता है कि अच्छा बताइए कि अनुच्छेद 263 है क्या? अरे भाई बहुत इजी है, हमको भी याद है, अपने राज्य से संबंधित है। अच्छा राज्य से संबंधित है, तो राज्य के आंतरिक की बात हो रही है, इंटर स्टेट काउंसिल की बात करेगा। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल अनुच्छेद मतलब 263, आर्टिकल 263। सूची की अगर बात करें तो संघ सूची, राज्य सूची, समर्थ सूची, इतने बार बोल चुका हूं। जिसमें हम पढ़ेंगे संघ सूची। संघ सूची के अब विषय में पढ़ते हैं आगे, तब चलेंगे राज्य और केंद्र की बात करेंगे। तो संघ सूची है छठे संविधान संशोधन 1956 द्वारा क्या हुआ है? प्रविष्ट संख्या 92 के क जोड़ी गई है। इसका विषय है समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतर राज्यीय क्रय व विक्रय पर कर है, टैक्स है। अब ये बात तो हमको लग रहा है कि आपको लगेगा कि ऐसे तो पढ़ लिया मैंने, पढ़ना नहीं है, याद करवाना है। छठे संविधान संशोधन जब 1956 हुआ था, उसके द्वारा क्या हुआ कि प्रविष्ट जो संख्या होता है, जो संख्या दिया जाता है 92 के क जोड़ी गई है। किसके तहत जोड़ी गई है 92 के क? तो ये छठे संविधान संशोधन 1956 के तहत जोड़ी गई है, 1956 के तहत। किसके बारे में? तो संघ सूची के संशोधन किया गया था, संघ सूची में संशोधन किया गया था। इसका विषय क्या था पता है? विषय यही था कि समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतरराज्यीय क्रय और विक्रय का टैक्स, क्रय और विक्रय पर क्या टैक्स की बात करेगा, कर की बात करेगा। किसपे? समाचार पत्रों से जो भिन्न जो वस्तु होते हैं उसके अंतरराज्यीय मतलब इंटर, ठीक है, इंटर स्टेट की बात हो रही है। क्रय पर विक्रय पर कर लगेगा, ये बात कही गई है छठे संविधान संशोधन के तहत। समझ गए? अब प्रविष्ट संख्या पूछे 92 के क बता देना है। देखिए इतना तो समझ गए, मतलब थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। प्रविष्ट संख्या एक होता है, 92 का होता है। ये नंबर होते हैं, इंटर नंबर इसे बोला जाता है, एंट्री नंबर बोला जाता है, ठीक है, ये समझ आइए। दूसरी बात है कि इसमें जो क्रय विक्रय मतलब खरीद बिक्री वाली बात हो रही है, उसकी बात करिए, उसमें जो टैक्स लगते हैं उसकी बात हो रही है। और ये छठे संविधान संशोधन जो है 1956 के तहत किया गया है। और याद रखिए 7वें अनुसूची के तहत आता है, जिसमें संघ सूची भी आ गया। 3 सूची है ना 7वें अनुसूची में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें संघ सूची की हम बात कर रहे हैं, इसके संशोधन की बात कर रहे हैं, याद रखना है। अब बात करते हैं आगे। अब यही 1956 में 7वें संविधान संशोधन भी हुआ था। तो 7वें संविधान संशोधन जब हुआ 1956 में ही, देखिए छठे हुए भी 1956 में और 7वें भी हुए थे 1956 में। इसके द्वारा अगर पृष्ठ संख्या अगर पूछे, प्रविष्ट संख्या जिसे एंट्री नंबर बोला जाता है, उसकी अगर पूछे तो 33 का लोप किया गया, 33 को हटा दिया गया। लोप मतलब कि हटा दिया गया। तो किसके तहत हटाया गया? 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत हटाया गया। और किससे संबंधित है? संघ से, क्योंकि संघ का संशोधन कर रहे हैं हम लोग। तो संघ के संशोधन में 7वें संविधान संशोधन हुआ 1956 में, जिसमें प्रविष्ट संख्या जो एंट्री नंबर 33 होता है उसको लोप कर दिया गया, हटा दिया गया। इसका विषय क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। संघ सूची में जो 7वें संविधान संशोधन 1956 पढ़ रहे हैं, इसका विषय क्या है? तो विषय यही है कि केंद्र के उद्देश्यों के, जो सेंटर का जो उद्देश्य है, उद्देश्य के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना, संपत्ति के लिए जो उद्देश्यों के लिए क्या करना? संपत्ति का अधिग्रहण करना। अधिग्रहण मतलब रखना। इसे संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। यही बात कही गई है 7वें संविधान संशोधन 1956 में, जो कि 33 में जो पृष्ठ संख्या एंट्री नंबर होते हैं वो हटा दिए गए थे। और ऊपर जो था एंट्री नंबर 92 का, उसमें समाचार पत्र के विभिन्न वस्तुओं में क्रय और विक्रय मतलब खरीद बिक्री का या वाणिज्य की बात कही गई, उस पर टैक्स की बात कही गई। अब बात करते हैं हम लोग 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अब संघ के
संघ सूची के लिए बात कर रहे हैं, तो संघ सूची के लिए संशोधन जब हुआ तो ये 42वें संविधान संशोधन भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? तो 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ, इसके द्वारा जो है प्रविष्टि संख्या अगर पूछे 2 के क जोड़ी गई। देखिए 33 गायब कर दिया गया, अब 2 के क जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अब क्यों जोड़ा गया? इसका संबंध क्या है? इसका विषय क्या है? तो इसका यही संबंध है कि किसी राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति से 42वें संविधान संशोधन 1976 में कहा गया है पृष्ठ संख्या 2 के क में, मतलब एंट्री नंबर 2 के क में जोड़ी गई है। अब 42वें है, 46वें संविधान संशोधन भी हुआ था। संघ सूची में संशोधन किया गया कि 46वें संविधान संशोधन 1982 में। कब किया गया? 1982 में एक संशोधन हुआ जो कि 46वें संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं, जो कि 1982 में हुआ। इसके द्वारा अगर देखा जाए तो प्रविष्ट संख्या जिसे हम क्या बोलते हैं? एंट्री नंबर बोलते हैं। एंट्री नंबर 92 ख की बात हो रही है। अब ये जोड़ा गया, मतलब क भी जोड़ा गया लेकिन ख भी जोड़ा गया। तो 92 ख क्यों जोड़ा गया? ये सवाल है। क तो हम वो भी 46वें संविधान संशोधन 1982 में जोड़ा गया। इसका संबंध जो है अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के पारेषण पर कर लगाना। तो देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, माल पारेषण का मतलब आपके दिमाग में आया होगा, माल पारेषण पर कर लगाना मतलब कंसाइनमेंट जो होता है। कंसाइनमेंट मतलब कोई भी वस्तु जो भेजा हुआ माल है उसको बोलते हैं। पेमेंट है मतलब ये भेजा जा रहा है, इस राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जा रहा है, वो कहने का मतलब है, ठीक है? तो नहीं, अब और भी जानकारी लेते हैं कि संघ सूची के संशोधन में जो 88वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसका क्या कारण है। तो 88वें जो संविधान संशोधन है, 88वें संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ, इसके द्वारा जो प्रविष्ट संख्या 92 का ग की बात हो रही है। प्रविष्ट संख्या 92 ग मतलब एंट्री नंबर 92 के ग में जोड़ी गई है और इसका संबंध क्या है? सेवा कर से, सर्विस टैक्स से संबंधित है। और भी थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए कि रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है? तो राज्य सरकार लगाएगा। तो रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गया, और रेडियो और दूरदर्शन पे जो विज्ञापन लगाते हैं, प्रचार करते हैं, उसका टैक्स हमारा राज्य सरकार लेता है। समझ गया ना? स्टेट अपना अपना लेता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं। और भी सुन लीजिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 की बात हो रही है। अनुच्छेद 249 क्यों इंपॉर्टेंट है? ये है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायिका शक्तियों से संबंधित है। तो अगर पूछे कि अनुच्छेद 249 बहुत बार आप सुने हैं, क्यों सुने हैं? क्योंकि राज्य सूची से संबंधित है ना, तो सुनना ही पड़ेगा। इसके विषय में बात कही गई है। तो इसके विषय में बात कही गई, क्यों कही गई? क्योंकि संसद की जो विधायिका शक्ति है राज्य सूची के अंदर आता है, इसीलिए। और ये अनुच्छेद 249 में जुड़ा हुआ है। समझ गए ना? चलिए और भी बात करते हैं। तो केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो भाई अनुच्छेद 245 तथा 246 के तहत। देखिए, अंतरराज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए, अंतरराज्यीय का परिषद अगर बोले, ठीक है, पदेन अध्यक्ष अगर पूछे मतलब स्पीकर, तो प्रधानमंत्री को बताइएगा, पीएम को बताइएगा। जो भी अंतरराज्यीय जो भी परिषद होते हैं उसका अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री को ही टिका गया। गलती मत कीजिएगा। संघ द्वारा कौन सा कर जो है लगाया वह वसूला जाता है? बताइए, संघ द्वारा कौन सा ऐसा कर है, टैक्स है जो लगाया जाता है और वसूला जाता है? बताइए। तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है। तो ये कृषि आय के अतिरिक्त आय पर जो है कर होता है। मतलब कृषि आय के अतिरिक्त जो आय पर जो टैक्स लगते हैं उसकी बात हो रही है। कृषि को छोड़कर कहिए, कृषि के अतिरिक्त और भी देखें तो उस पर टैक्स लगाया जाता है, ठीक ना? तो ये काम है। कृषि के लिए राज्य सरकार पे लगता है, समझ गया? कृषि राज्य सरकार के अंदर आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो संघ का क्या हुआ? कृषि को छोड़ दिया और सब पे लगाया जाता है। अगर बात करें सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? तो मार्च 1983 में किया गया था। तो सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? तो हम बताएंगे मार्च 1983 में किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित मतलब जमा किया जा सकता है? तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 265 में कही गई है। तो अनुच्छेद 265 में समझ गए कि विधि के प्राधिकार की बात करें, अथॉरिटी ऑफ लॉ की बात करें, तो बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है, बिना कोई
ठीक है, और ना ही एकत्रित किया जा सकता है। ना एकत्रित करिए ना कर लगेगा, बात ये है। चलिए, ये आर्टिकल 265 में है। बात कर रहे हैं संघीय सूची, मतलब प्रविष्टि संख्या, मतलब कि एंट्री नंबर। एंट्री नंबर की अगर बात करें तो एंट्री नंबर 82 से लेके 92 ए तक की हम बात करेंगे इसमें, जिसमें से आयकर की हम पहले पढ़ेंगे। तो आयकर में अगर देखा जाए तो कृषि आय को छोड़कर, कृषि आय को नहीं ले सकता है संघ। कृषि से टैक्स जो आता है वो संघ सूची नहीं लेगा और सब पे आयकर लगाएगा। कौन? संघ सूची। चलिए, ये बात जान गए। अब सीमा शुल्क की अगर बात करें तो सीमा शुल्क में पता है, सीमा शुल्क पे सभी पे टैक्स लगाएगा, जितने भी सीमा है सब पे। और उसमें निर्यात शुल्क भी जोड़ा रहेगा, जो निर्यात होगा उसका भी टैक्स लगेगा, शुल्क भी लगेगा, तो सीमा शुल्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, सीमा शुल्क में तो हम जान गए। अब तीसरा क्या है कि तंबाकू हो गया और अन्य वस्तुओं पर जो उत्पादन शुल्क लगता है या उत्पाद शुल्क लगता है। ठीक है, जैसे एल्कोहलिक जो पदार्थ हैं, जितने भी एल्कोहल हैं, जिसे पेय पदार्थ बोलते हैं, अफीम बोलते हैं, गांजा बोलते हैं, मादक बोलते हैं, औषधि बोलते हैं तथा मादक पदार्थ बोलते हैं, इसको छोड़कर, ये सब छोड़कर तंबाकू और अन्य वस्तुओं का उत्पादन जो शुल्क है उस पे तो लगता ही है, लेकिन एल्कोहलिक, पेय पदार्थ, अफीम, गांजा, मादक, औषधि तथा मादक पदार्थ को छोड़कर ये सब भी काम जो है कौन नहीं करता है? केंद्र नहीं करेगा, इस पे टैक्स जो है नहीं लेगा, इसको छोड़ देगा। तो निगम कर का जो भी टैक्स होता है, निगम टैक्स जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये इसका काम जो है संघ सूची लेगा, संघ सूची इसका टैक्स लेगा। निगम कर का टैक्स जो है संघ सूची को जाता है, ये भी क्लियर हो गया। और भी सुन लीजिए, व्यक्तियों तथा कंपनियों की संपत्तियों के पूंजी पर जो टैक्स लगते हैं वो सारा लेगा हमारा संघ सूची, लेकिन कृषि भूमि को छोड़कर, कृषि भूमि को नहीं लेगा। ऊपर से भी पढ़ते आ रहे हैं। और तंबाकू और भी अन्य पदार्थ पे लेगा, लेकिन कुछ-कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिस पे टैक्स नहीं लेगा केंद्र सरकार, पूरा सरकार के अंदर आएगा। अब बात करते हैं संपदा शुल्क। संपदा शुल्क में जो है वो कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति पर है, मतलब कृषि भूमि से भिन्न है, अलग है संपत्ति से, संपदा शुल्क। तो ये भी लेता है, संपदा शुल्क भी लेता है। अगर 7वां देखें, संघ सूची के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन-सा टैक्स लेता है? तो संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क लेगा, लेकिन कृषि भूमि को छोड़ देना, कृषि भूमि से कोई मतलब नहीं है इसको, ये जान लीजिए। तो संपत्ति के उत्तराधिकार पर टैक्स लेगा ये, समझ गए? जो भी ये है, ये तो निश्चित है। अब जैसे 8वां देखिए, रेल हो गया, समुद्र हो गया या वायु मार्ग हो गए, द्वारा ले जाने वाली जो वस्तु होते हैं और यात्रियों पर सीमा कर, ठीक है, टर्मिनल टैक्स ऐसे बोलते हैं, तथा रेल भाड़ा और माल भाड़ा पर कर लेता है। कौन लेगा? संघ सूची लेगा। ये सब काम जो है रेल के मामले में, समुद्री मार्ग के बारे में, वायु मार्ग के द्वारा ये सब ले जाए जाने वाला जो टैक्स होता है वो सीमा कर के नाम से जानते हैं, और ये लेगा। रेल भाड़ा के रूप में ले या मालगाड़ी के रूप में ले, माल भाड़ा के रूप में लेगा। कौन लेगा? संघ सूची लेगा। स्टॉक एक्सचेंज होता है और एक वायदा बाजार होता है, मतलब फ्यूचर मार्केट जिसे बोलते हैं, एक्सचेंज बोलिए। ये सब से जो है स्टंप शुल्क लेता है, ठीक है। स्टंप शुल्क से भिन्न कर होते हैं, याद रखिएगा। तो ये सब जो है अलग है, तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना नहीं पूछेगा। स्टंप शुल्क लेगा, चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं कि समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर जो है टैक्स लेता है। तो विज्ञापन पर तो टैक्स लेगा ही, केंद्र लेगा, ये भी जान लीजिए। राज्य भी लेता है, लेकिन ये समाचार पत्रों का क्रय विक्रय जो वाणिज्य होते हैं इस पर भी टैक्स ये लेगा। और इसमें याद रखिए संघ सूची लेगा। अगर बात करेंगे और भी बात करें, सबका अलग अलग क्षेत्रीय बांटा हुआ है ये। और अगर बात करूंगा मैं कि समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर जो है वो याद रखिएगा लेगा। कौन लेगा? संघ सूची लेगा, लेकिन अंतरराज्यीय व्यापार के दौरान लेगा। जब अंतर राज्य में व्यापार होगा तब लेगा, एक तरह से सीमा के रूप में लेगा, ठीक है। और भी जानते हैं माल के पारेषण पर कर लेगा, याद रखिएगा, जो कि अंतरराज्यीय व्यापार का होगा, एक स्टेट से दूसरा स्टेट की बात होगी तब लेगा। और ये माल के प्राचीन कहने का मतलब होता है क्या बताइए? जो कि माल इधर से उधर भेजे जाने की बात कहेगा, तो कंसाइनमेंट कहते हैं इसे, ठीक है। अगर बात करें सेवा पर कर लेगा भाई, एकदम लेगा, जरूर लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो संघ सूची लेगा। अब बात करते हैं राज्य कर की बात करते हैं, स्टेट टैक्स की बात करते हैं, जिसमें राज्य सूची के पृष्ठ संख्या की अगर बात करें तो एंट्री नंबर अगर बोले तो 45 से 63 तक किसकी बात कही गई है? राज्य सूची की बात कही गई है। इसमें सबको जोड़ा गया है, ठीक है। केंद्र का तो हम पढ़ लिए, अब हम राज्य का पढ़ रहे हैं। तो राज्य में सिंपल है, भू राजस्व और लगान दोनों लेगा, ये तो हम जानते हैं, भू राजस्व या लगान लेगा। कृषि आयकर पर भी हमारा जो है
राज्य सरकार का हक है। कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर भी राज्य सरकार का अधिकार है। कृषि भूमि पर संपदा शुल्क की बात करें तो राज्य सरकार का अधिकार है। देखे होंगे सबका अलग-अलग क्षेत्रीय अधिकार है। राज्य का भूमि का अलग-अलग टैक्स है, टैक्स होता है। जैसे दिखाने का अलग-अलग होते हैं कि नहीं? सबका अलग-अलग है। जैसे भूमि और भवनों पर भी टैक्स लगता है जो कि राज्य सरकार के अंदर आएगा। तो ये सब जो भू राजस्व हो गए, कृषि आयकर हो गए, कृषि भूमि का उत्तराधिकार की बात हो गई, कृषि भूमि का संपदा की बात हो गई, भूमि और भवनों की बात हो गई, तो सब राज्य सरकार के अंदर आएगा। और अगर बात करें तो खनिज अधिकारों पर जो टैक्स लगते हैं उसका बताइए। तो खनिज पर भी राज्य के, क्योंकि जिस राज्य में खनिज है उसी राज्य को जो है टैक्स लेगा ना। हमारा जो है शराब, अफीम, गांजा और अन्य मादक जो पदार्थ होते हैं और औषधि पर उत्पादन जो कर होते हैं वो सब लेता है उत्पादन कर के रूप में राज्य सरकार लेता है। तो शराब हो गया, अफीम हो गया, क्योंकि ये सब केंद्र नहीं लेगा। याद रखिएगा, शराब, अफीम, गांजा, अन्य मादक जो पदार्थ होते हैं ये सब जो है हमारा राज्य सरकार लेगा। 8वां क्या है? स्थानीय उपयोग तथा बिक्री के लिए वस्तुओं के प्रवेश पर कर जो लगता है, एंट्री टैक्स बोलते हैं, वो भी लेगा। कौन लेगा? राज्य सरकार। अब सही बात है, दूसरी जगह से इधर आएगा तो ये राज्य सरकार की सीमा में आएगा तो भाई लेगा ना। या आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट भेजते हैं तो उसमें भी थोड़ा-मोड़ा लेता है। तो ये सब आ जाएँगे। अगर बात करें स्थानीय, वही होता है विद्युत के उपभोग एवं बिक्री कर कर बात करें, टैक्स की बात करें, विद्युत का जो उपभोग करते हैं हम लोग, बिक्री कर करते हैं, उसकी अगर बात करेंगे, जो खरीदते हैं हम लोग, उसकी अगर बात करें, उस पे जो टैक्स लगते हैं, उसका भी हम लोग जोड़ते हैं, जो कि हम राज्य सरकार के अंडर में आता है। अगर आपसे पूछे समाचार पत्रों में विभिन्न वस्तुओं के क्रय और विक्रय पर जो कर लगते हैं, टैक्स लगते हैं, इसका राज्य सरकार भी लेता है और केंद्र भी लेता है। लेकिन केंद्र कब लेगा? जब यहाँ से बाहर की ओर जाएगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट की ओर जाके केंद्र की ओर जाएगा तभी। और ये जो है आपके स्टेट में ही रहेगा तो लेगा। समझ गए? ये बात हो गई। अगर मान लीजिए रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापन की कर की बात करें तो ये जैसे मान लीजिए यहाँ मान लीजिए बिहार में भोजपुरी है और पंजाबी अलग होते हैं, तो वो सब का जो विज्ञापन होगा पंजाबी क्षेत्र का होगा या बिहार में भी भोजपुरी का होगा, तो ये सब का विज्ञापन जो हम लोग करते हैं ये हमारा राज्य सरकार लेगा। ठीक है? ऐसे बाँटा गया है। ये सब विज्ञापन-उज्ञापन की बात जो है कौन करेगा? और केंद्र भी लेता है विज्ञापन, लेकिन वो अलग क्षेत्र में लेगा। ठीक है? चलिए, तो दोनों का अंतर समझ आइए, सब लेगा लेकिन अपने-अपने स्तर पे लेगा। सड़क तथा अंतर्देशीय जलमार्ग। अब सड़क हो गया, अंतर्देशीय जो जलमार्ग है जैसे गंगा हमारा एक जाता है ना? तो उसकी बात हो रही है। उसके द्वारा ले जाने वाले जो वस्तु होते हैं, यात्री जो होते हैं, यात्री को ले जाए या वस्तु को, उसका जो टैक्स लगता है वो बात करता है तो राज्य सरकार के अंदर में आएगा। राज्य सरकार लेगा। जैसे मान लीजिए हम बिहार से यूपी जा रहे हैं, तो यूपी वाला लेगा, अगर उधर का टैक्स लेगा, नहीं तो इधर का हम लेंगे। ऐसी बात हो रही है। सड़कों पर जो प्रयुक्त वाहनों पर जो टैक्स लगते हैं, ये राज्य सरकार के अंदर आएँगे। जीव-जंतुओं और नौकाओं कर की बात करें तो हाँ भाई, जीव-जंतु जहाँ-जहाँ है जिस क्षेत्र में, वो भाई सब लेगा कौन? हमारा राज्य सरकार लेगा। पथ कर की बात करें या मार्ग कर की बात करें, टोल टैक्स की बात करें या मार्ग क्या बात करें, तो ये सब जो कौन लेगा? राज्य सरकार लेगा। अब जैसे मान लीजिए हमको यहाँ से पटना जाना है, रोड वाइज़, तो टोल टैक्स लगेगा, उसका पैसा सरकार देगी। और बात करते हैं व्यापार हो गया, व्यवसाय हो गया, रोज़गार की बात करें, टैक्स की बात करें, तो ये सब व्यापार हो गया, व्यवसाय हो गया, रोज़गार, ये दोनों लेते हैं, राज्य और केंद्र दोनों लेते हैं, लेकिन अपने-अपने स्तर पे हैं, अलग-अलग इनका हक है, इसलिए राज्य सरकार में बँट गया है और वो केंद्र सरकार में बँट गया है। बस इतना ध्यान रखिए, इसलिए ये समवर्ती सूची में नहीं आएगा, ये ध्यान, ठीक है? ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये समवर्ती सूची में नहीं आएगा, समवर्ती सूची का मैं बता दूँगा। जैसे अष्टम शुल्क जैसे हो गया, तो अष्टम शुल्क में संघीय सूची में वर्णित जो दस्तावेज है, उससे भिन्न दस्तावेज होता है, अलग होता है इसलिए। विलासिताओं की बात करें, मनोरंजन, जुआ, बोली लगाना, ये सब टैक्स जो है हमारा राज्य सरकार के प्रति जाता है। जो मनोरंजन के लिए डांस हो गया, डीजे हो गया, ये सब जो लाते हैं हम लोग, ठीक है? तो ये सब के लिए होता है, या टीवी-वूवी पे जो हम मनोरंजन करते हैं, तो उसकी बात अगर करेगा तो हम राज्य सरकार को टैक्स देंगे। प्रति व्यक्ति कर की अगर बात करें, तो ये भी हमारा राज्य के अनुसार होगा। सरकारी आयोग क्या है पूछते, तो सरकारी आयोग जो है, सरकारी आयोग का गठन संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए हुआ था। तो अगर सरकारिया पूछे, सरकारिया आयोग का गठन हुआ इसलिए क्योंकि संघ और राज्यों के मध्य जो संबंध है उसकी समीक्षा करे। अगर विवाद है उसकी भी समीक्षा करेगा, अच्छा चल रहा है उसकी भी समीक्षा करेगा, ये बात हो गई है। अंतरराज्यीय परिषद की अगर बात करें, इंटर स्टेट काउंसिल की अगर बात करें, तो गठन कब हुआ? तो 18 मई 1990 को हुआ। ठीक है, 18 मई 1990 को क्या हुआ? इंटर स्टेट काउंसिल का गठन हुआ था। कि इसे हम संबंध की बात कह रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है? म्यूनिसिपल, ठीक है? म्यूनिसिपल संबंध कहा जाता है ना? तो केंद्र और राज्य संबंध को विशेष रूप से किस संदर्भ में
संदर्भ में कहा गया, तो म्युनिसिपल संबंध कहा गया। इससे क्या है कि वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के संदर्भ में कहा गया है, इसीलिए म्युनिसिपल संबंध कहा जाता है। केंद्र और राज्य के संबंध में जो समितियां बनी हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, केंद्र और राज्य के बीच में। तो आयोग एवं समितियां पढ़ रहे हैं, तो आयोग और समितियां एक ही होता है लगभग, याद रखिएगा। तो जैसे कि केंद्र और राज्य संबंधों पर अगर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग एवं समितियों का गठन किया गया, जो निम्नवत है, ये हम जानते हैं। अब कौन कौन निम्नवत है वो हम जानते हैं। तो राज्य मन्नार समिति हम पढ़े थे, जो कि कहाँ से संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु सरकार से संबंधित है, ये भी जान लीजिए। तो राज्य मन्नार समिति की अगर बात करें तो इसकी स्थापना की अगर बात करें 1969 में है, मतलब 1969 में है, ठीक है, 1969 बोला जाता है, 1969। याद रखिएगा इसके अध्यक्ष कौन है, डीपीवी मन्नार हैं, नाम ही है उनका डीपीवी मन्नार जी, इसलिए राज्य मन्नार समिति का गठन किए थे। चलिए, अध्यक्ष भी तो मन्नार जी। अगर सरकारी आयोग का अगर गठन की बात करें तो 1983 में किया गया था। कब किया गया था, 1983 में। और सरकारी आयोग का गठन करने वाले अध्यक्ष कौन थे, रंजीत सिंह सरकारिया थे। तो अध्यक्ष पूछेगा सरकारी आयोग के, तो आप बताइएगा रंजीत सिंह सरकारिया थे। अगर राज्य मन्नार समिति की बात करें तो डीपीवी मन्नार जी थे, ये ध्यान रखना है। इसकी स्थापना डेट पूछे मन्नार की तो हम बताएंगे 1969। अगर सरकारिया का पूछे तो 1983। अगर और बात करें तो प्रशासनिक सुधार आयोग जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1966 में हुआ था। 1966 में हुआ था, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, मोरारजी देसाई जी थे। तो प्रशासनिक सुधार आयोग के जो समिति आयोग जो बना था उसका गठन करने वाले जो थे, मतलब गठन जब किया गया था तो वो कब किया गया था, 1966 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, मोरारजी देसाई जी थे। तो प्रशासनिक सुधार आयोग का जो अध्यक्ष हैं मोरारजी देसाई हैं, ये ध्यान रखना है। सितवाड़ा समिति की अगर बात करें, ये भी है 1966 में इसकी स्थापना हुई, गठन हुई समिति की। और अगर बात करें इसके जो अध्यक्ष थे सितवाड़ा जी ही थे, एम.सी. सितवाड़ा पूरा नाम है इनका। तो पुंछी आयोग 2007 में हुआ था इसका गठन, और इसका आयोग का जो है मदन मोहन पुंछी नाम ही था। पुंछी जी नाम है पढ़ा, पुंछी आयोग पुंछी जी। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संसद को किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दिया गया। समझ गए, मतलब सृजन करने का, उत्थान करने का, स्थापना करने का। ये बताइए भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायिका संबंधों का विवरण दिया गया है, तो भाग किसमें दिया गया है, तो भाग 11 में दिया गया है। 11-12 दोनों में आता है, ये जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि केंद्र राज्य विधायिका संबंध अगर बात करें तो भाग 11 याद रखिएगा। अगर जल संबंधी विवादों का न्यायिक निर्णय, ठीक है, निर्णय किस अनुच्छेद में है या किस अनुच्छेद के अंतर्गत आ जाता है, अनुच्छेद 262 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 262 के अंतर्गत यही है कि जल विवाद अगर हो रहा है उसका न्याय निर्णय हो, बात यही है, इसी के अंतर्गत देगा, अनुच्छेद 262 के अंतर्गत। अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में राज्य परिषद की अध्यक्षता उसके द्वारा नियुक्त जो कैबिनेट स्तर होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा, कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा होता है, मतलब मंत्रिमंडल के स्तर के मंत्री द्वारा होता है। कि यह सुझाव किस समिति ने दिया कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, मतलब प्रसाद पर्यंत मतलब कि राज्यपाल को इधर से उधर जाने की बात हो रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्रिपरिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया जाए। मतलब राज्यपाल के जो प्रसाद पर्यंत हैं, राज्यपाल इधर से उधर जाने की बात हो रही है, मतलब समय से पहले भी हट सकते हैं, समय से पहले उनको दूसरे स्टेट भेजा जा सकता है, या 1 से 2 अधिक मतलब उनको पद दिया जा सकता है। तो ये सबसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। मतलब राज्य मंत्रिपरिषद के पद जो धारण करते हैं उससे संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया जाना चाहिए, कोई उतना नहीं लगाना चाहिए, यही बात कही गई है। तो कौन सी समिति ने ये बात कही थी, तो राज्य मन्नार समिति ने ये मुद्दा उठाया था, यही सुझाव दिया था। समझ गए। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 256 से 263 में किया गया है। 256 से लेकर 263 में कहा गया है। क्या कहा गया है, तो संघ और राज्यों के प्रशासनिक जो संबंध हैं उसकी बात कही गई है। अगर आपसे पूछे अंतरराज्यीय परिषद, जिसे इंटर स्टेट हम काउंसिल बोलते हैं, इसका गठन का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 263 में वर्णित है।
अनुच्छेद 263 में वर्णित है। अगर बात करूँ अनुच्छेद 262 क्यों इम्पोर्टेंट है, तो 262 के अंतर्गत जो है प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया है। तो अगर आपसे पूछे आर्टिकल 262 क्यों है, तो 262 के अंतर्गत क्या किया गया है, कुछ शक्तियों को दिया गया है, क्योंकि संसद क्या कर सकता है कि जैसे नदी बोर्ड अधिनियम बनाना है तो 1956 जो है बनाया गया। अंतर्राज्यीय जो जल विवाद होता है उसके लिए अधिनियम बना सकता है, तो ये भी 1956। तो ये दे दे चाहे नदी वाला दे दे, तो ये अधिनियम 1956 में ही हुआ था, जो कि 1962 में 62 आर्टिकल में चर्चा की गई है। और इसके बाद याद रखिए जल विवाद अधिनियम जो 1956 है, इसके अंतर्गत क्या हुआ है कि केंद्र सरकार ऐसे विवादों के समाधान करना समस्या है के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना कर सकती है। न्यायाधिकरण की स्थापना कभी भी कर सकती है, तुरंत कर सकती है, हटा भी सकती है, ये कहने का मतलब है। तो ट्रिब्यूनल की स्थापना तुरंत कर देगा कौन, केंद्र सरकार। चलिए, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को संचार साधनों के निर्माण, ठीक है, एवं रख रखाव संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं, तो ये अनुच्छेद 257 मतलब 57, ठीक है, मतलब 257 पॉइंट मैं बताता हूँ, वो बता देता हूँ। तत्कालीन प्रधानमंत्री जो श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, प्रताप सिंह की अध्यक्षता में क्या हुआ था कि अंतर्राज्यीय जो परिषद होता है जिसे इंटर स्टेट काउंसिल बोलते हैं, ये प्रथम बैठक कब हुआ था पता है, 10 अक्टूबर, ठीक है, 10 अक्टूबर याद रखिएगा, 10 अक्टूबर 1990, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वो भी तत्काल प्रधानमंत्री थे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, याद रखिएगा, उनकी अध्यक्षता में हुआ था इंटर स्टेट काउंसिल का प्रथम बैठक, ठीक है, 10 अक्टूबर 1990, ये इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम बात करते हैं संघ राज्य संबंध की बात करेंगे, जिसमें भाग 11 से 12 तक की बात हो रही है। अनुच्छेद अगर बात करेंगे तो अनुच्छेद हम याद रखिएगा 245 से लेकर 293 तक होगी, मतलब 245 से लेकर 293 तक की बात होगी। अब इसे मैं पार्ट बाय पार्ट हम बांट के हम आपके सामने पेश करते हैं, और ये सब आर्टिकल है, विधायक संबंध के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें आर्टिकल आपका अनुच्छेद 245 है। 245 में कहा गया है, थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं इसे, है कि नहीं। अनुच्छेद 245 की अगर बात करें, इसमें कहा गया है कि संसद जो है और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का विस्तार की बात कही गई है। तो आपसे पूछेगा संसद और राज्य विधायिका द्वारा जो बनाया गया कानून है उसका विस्तार की बात किस आर्टिकल में कही गई, तो आर्टिकल 245 में कही गई। अच्छा, आर्टिकल 245 में कही गई, तो आर्टिकल 246 क्या है, तो आर्टिकल 246 अनुच्छेद 246 में यही कहा गया कि संसद और राज्य विधायिका द्वारा जो बनाए गए विशेष मामलों के कानून की बात कही गई। एक में तो विस्तार की बात कही गई है संसद और राज्य के बीच, ठीक है, और 246 में यही कहा गया कि भाई राज्य और संसद तो बना लीजिए, ठीक है, कानून बना लिए, सब कुछ बना लिए, मैं मानता हूँ विस्तार कर लिए, लेकिन उसके विशेष मामलों की भी तो बात कहेंगे। तो विशेष मामलों की बात अगर कानून की बात करेंगे 246 टिक लगाएंगे, क्योंकि विधायक संबंध बात हो रही है ना। अगर बात करें अनुच्छेद 247 क्या कह रहा है, तो अनुच्छेद 247 कह रहा है कि कुछ निश्चित अतिरिक्त न्यायालयों के गठन हेतु संसद की शक्ति है, मतलब कुछ ऐसा शक्ति है, मतलब कुछ निश्चित जो शक्ति होते उसके अतिरिक्त न्यायालयों के गठन हेतु एक संसद को शक्ति मिली हुई है। वो शक्ति की चर्चा हमारा अनुच्छेद 247 में करते हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 249, तो अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि संसद द्वारा राष्ट्र हित में राज्य सूची के किसी विशेष पर विधान के निर्माण हेतु राज्यसभा द्वारा पहल करना। मतलब अनुच्छेद 249 में यही कहा गया कि भाई संसद द्वारा जो राष्ट्रीय हित के लिए होगा, और राष्ट्रीय हित में वो भी राज्य सूची के किसी विषय पर अगर विधान की बात करें, विधान होगा, पहल होगा, तो विधानसभा द्वारा जो निर्माण होगा वो राज्यसभा द्वारा जो है पहल किया जाएगा। और ये पहल वाली बात जो है राज्यसभा द्वारा 249 में मतलब 249 में कहा गया है। तो 249 में क्या कहा गया कि भाई राज्यसभा द्वारा ही पहल हो गई, कितना भी हो, है ना। अब देखिए अनुच्छेद 250 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 250 कह रहा है कि आपातकाल के दौरान राष्ट्र सूची के किसी विशेष पर विधि निर्माण की जो है संसद की शक्ति है। अगर मान लीजिए 250 की बात ये है, अनुच्छेद 250 में ये कहा गया है कि मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो गया, इमरजेंसी के दौरान क्या होगा कि राष्ट्र सूची का जो भी विषय है वो भाई हम खत्म करके संसद की शक्ति हो जाएगी, संसद के अंडर में आ जाएगा, तो वो ध्यान रखना होगा। तो ये बात जो संसद के हाथ में आ जाएगा आपातकाल के समय, वो बताइए किस आर्टिकल में, तो 250 आर्टिकल में है, अनुच्छेद 250 में है। अनुच्छेद 251 की बात करते हैं, मतलब 251 की बात करते हैं, तो
अनुच्छेद 251 में कहा गया है कि अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन संसद द्वारा निर्मित विधि के असंगत होने की स्थिति में राज्य विधि पर जो है वरीयता होगी। मतलब दोनों में अगर मान लीजिए असंगत हो गया, नहीं मिलेगा, तो उस पे राज्य विधि पर वरीयता लगेगी, मतलब रुकावट लगेगी, ये कहने का मतलब है। देखिए, अनुच्छेद 252 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक अगर राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की जो है संसद को शक्ति और उस विधि को किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना, ये सब जो है आर्टिकल 252 में है, मतलब 252 में है। 252 में यही कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक आप राज्य बना लीजिए, ठीक है। 2 या 2 से अधिक राज्यों की अगर मान लीजिए सहमति हो और सहमति से अगर विधि बनाने की बात होगी, ठीक है, 2 या 2 से, तो इसमें क्या होगा कि संसद की शक्ति तो होगी ही, लेकिन जो विधि बना रहे हैं, ठीक है, या विधि बनाने को अगर मान लीजिए किसी अन्य राज्य द्वारा भी अंगीकार किया जा सकता है, किसी और राज्य भी अंगीकार कर सकते हैं, अतः ही है और कुछ नहीं। अनुच्छेद 253 में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान निर्मित करने की संपदा जो है संसद के पास है, शक्ति जो है संसद को है। अनुच्छेद 254 की बात करेंगे, 254 की, इसमें कहा गया है कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों से जो है असंगत कहिए या असंगति की स्थिति में संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी होगा। मतलब मान लीजिए संसद द्वारा कोई बनाया गया विधि और राज्य विधानमंडल द्वारा भी बनाया गया है, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इन दोनों में मैच नहीं किया, दोनों का जो है बनाया गया विधान जो है नहीं हुआ, ठीक है, विधि नहीं हुआ, सेम नहीं हुआ, तो भी संसद का माना जाएगा राज्य विधानमंडल से ज्यादा। समझ गए? तो ये आर्टिकल 254 में कहा गया है। समझ गए ना? चलिए और भी बात कर लें तो अनुच्छेद 255 की बात करेंगे, 255 की बात करेंगे, तो इसमें कहा गया है विधायिक संबंध के बारे में, अंतिम आर्टिकल है। इसमें कहा गया है कि सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय मानना और इस आधार पर उसे खारिज न करना, मतलब खारिज जो है ना करना, ये हमारा आर्टिकल 255 में कहा गया है। मतलब सिफारिशों की बात हो या पूर्व मंजूरी की बात हो, इसके बारे में अगर बात करें तो अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय नहीं मानना है, प्रक्रिया का विषय सिर्फ प्रक्रिया का नहीं, इस आधार को खारिज ना करना भी इंपॉर्टेंट है। और ये बात कहा गया है अनुच्छेद 255 में, इस आधार पर उसे खारिज नहीं किया जा सकता, केवल प्रक्रिया नहीं है। समझ गया? जो बन गया बन गया, ठीक है। 255 में कहा गया। ये विधायिक संबंध के बारे में था। अब पढ़ेंगे हम प्रशासनिक संबंध के बारे में। अब प्रशासनिक संबंध में जो आर्टिकल है 256 से चलेंगे 263 तक, उसके बाद हम 265 से चलेंगे वित्तीय संबंध के बारे में। तो ये हमारा फिर हो जाएगा राज्य और संबंध जो है केंद्र के बीच, वो खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। ये मेरा जो है फिर नेक्स्ट टॉपिक चलेगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए अनुच्छेद 256 की अगर हम बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद 256 में कहा गया कि संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुपालन को जो है सुनिश्चित करने के लिए संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाना। मतलब राज्य और संघ को बाध्यता वाली बात अगर होगी, अगर बाध्यता हो रही है या मानिए संसद द्वारा निर्मित विधि का अनुपालन को सुनिश्चित करना है, ठीक है, तो ये आर्टिकल 256 में कहा गया है। क्योंकि प्रशासनिक संबंध है तो संसद का ज्यादा प्रभाव होगा, है कि नहीं। और याद रखिएगा, सुनिश्चित करने के लिए संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाएगा कि राज्य भी ऐसा काम करे। तो ये बात अगर कहें तो आर्टिकल 256 में कहेंगे, क्योंकि प्रशासनिक संबंध के बारे में पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 257 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के साथ साथ राष्ट्रीय महत्व के संचार साधनों के निर्माण की और संरक्षण के संदर्भ में संघ का राज्य पर नियंत्रण होना, मतलब केंद्र का राज्य पर नियंत्रण होना, ये बात कही गई है। तो किसमें कही गई है? आर्टिकल 257 में कही गई है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 257 में क्या कहा गया, आपसे अगर पूछेगा तो बताइएगा भाई कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है इसका प्रयोग करना है, और प्रयोग के साथ साथ क्या करना है कि राष्ट्रीय जो होते हैं महत्व को संचार साधनों के निर्माण में और संरक्षण के संदर्भ में संघ का राज्य पर नियंत्रण होना भी आवश्यक है। मतलब केंद्र का कुछ नियंत्रण होना आवश्यक है राज्य पे, तभी तो राज्य भी कंट्रोल में रहेगा, नहीं तो भय नहीं रहेगा तो काम भी नहीं करेगा।
तो ये भी ज़रूरी है। तो ये आर्टिकल 257 में है। अगर अनुच्छेद 258 की अगर हम बात करें, क्या कहा गया है कि कुछ मामलों में संघ द्वारा राज्यों को शक्ति प्रदान करने का जो है संघ का अधिकार है। मतलब 258 में कहा गया है प्रशासनिक के बारे में कि कुछ मामला में जो है संघ द्वारा जो है राज्यों को शक्ति प्रदान की गई है केंद्र द्वारा, कि भाई आपको अधिकार देते हैं, कुछ-कुछ शक्ति आपके पास हम देते हैं जो आप निभा सकते, जो इम्पोर्टेंट है उतना ही। अगर अनुच्छेद 258 के क की बात करते हैं, अब अनुच्छेद में 258 जो है क है, इसमें भी प्रशासनिक से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा केंद्र को कार्य सौंपने की शक्ति है। मतलब राज्य द्वारा भी केंद्र को कार्य सौंपा जा रहा है, काम दिया जा रहा है कि भाई मेरे राज्य में समस्या है, आप ये काम करके मुझको दो। तो अनुच्छेद 258 के क में कहा गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछे अनुच्छेद 260 में आर्टिकल 60 में 260 में कहा गया है कि भारत से बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ के अधिकार की बात कही गई है। समझ गए? तो अनुच्छेद 260 में कहा गया कि भारत से बाहर का क्षेत्रों के संबंध में अगर बात करें और संघ के अधिकार की बात करेंगे तो हम बात करेंगे अनुच्छेद 260 में। अगर भारत से बाहर की बात करें तो ये संघ का अधिकार दिया गया है 260 में कि बाहर भी काम कर सकता है, भारत के बाहर भी क्षेत्र का अधिकार है। चलिए अनुच्छेद 261 की बात करते हैं। अनुच्छेद 261 की बात करते हैं, इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक कार्य, अभिलेख जिसे रिकॉर्ड कहते हैं, और न्यायिक कार्यवाही की भी बात कही गई है। तो अगर पूछे, दोनों के लिए है ये, संघ और राज्य दोनों के लिए, कि सार्वजनिक कार्य है, अभिलेख हैं और न्यायिक कार्यवाही के लिए भी जो चर्चा की जाएगी वो आर्टिकल 261 में है। दोनों के लिए, राज्य और केंद्र के बीच की बात हो रही है, संबंध की बात हो रही है, तो हम आर्टिकल 261 में बात करेंगे। अगर प्रशासन की न्यायिक की बात होगी तो न्यायिक समीक्षा पढ़े होंगे, हाँ ठीक है। रिकॉर्ड की बात होगी कि राज्य अपना रिकॉर्ड रखे और केंद्र अपना रिकॉर्ड रखे, तो इस सब की बात भी कही गई है ना। अगर पूछे अनुच्छेद 262 क्या है, बताइए जरा। तो 262 अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के हल के लिए न्यायाधिकरण का गठन करना, और यही तो बात कही गई है अनुच्छेद 262 में। मान लीजिए एक राज्य दूसरे राज्य में विवाद होता है, कावेरी का विवाद चलते रहता है, चलता है कि नहीं? कावेरी नदी का विवाद हमेशा चलता है, गोदावरी नदी का विवाद चलते रहता है। तो ये सब विवाद जो होते रहते हैं उसका निपटारा के लिए न्यायाधिकरण का गठन कर सकता है केंद्र सरकार। ये हाथ में, केंद्र के हाथ में दिया गया है। अब देखिए अनुच्छेद, लेकिन ये सब किसके अंडर आएगा? प्रशासनिक संबंध के अंतर्गत आएगा, ये ध्यान रखना है। विधायिक संबंध में नहीं है, ये प्रशासनिक है, ठीक है। ये भी पूछता है सवाल। अनुच्छेद 263 अगर आपसे पूछ रहा है कि है क्या इसमें, तो इसमें अंतरराज्यीय परिषद का गठन की बात हो रही है, मतलब काउंसिल का गठन की बात हो गई। तो आपसे पूछेगा कि अंतरराज्यीय मतलब इंटर स्टेट काउंसिल की अगर पूछे गठन की बात कर रहा है तो आर्टिकल 263 बता देना है। वित्तीय संबंध कहने का मतलब है कि राज्य और केंद्र के बीच जो वित्तीय संबंध है वो क्या क्या है, किस आर्टिकल में कहा गया है, क्या कहा गया है, ये हम पढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 265 में कहा गया भाई कि विधि, जो भी विधि है, विधि के प्राधिकार, ठीक है, प्राधिकार के बिना करों का आरोपण नहीं होगा। समझ गए? मतलब अगर कोई विधि का नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है मान लीजिए, तो उस पे बिना नियम के हम कर कैसे लगाएंगे? नहीं लगा सकते, तो टैक्स नहीं लगा सकते। तो ये बात कही गई 265 में, इसलिए विधि बनाना आवश्यक होता है, ठीक है। कोई भी विधि के बिना टैक्स नहीं लगा सकते, विधि तो बनाना ही पड़ेगा। केंद्र राज्य के बीच का संबंध की बात है भाई। चलिए ये बात हो गई। अगर हम बात करें अनुच्छेद 266 की बात करेंगे, 266 की अगर बात करें तो भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा की बात कही गई है। तो आपसे पूछेगा अनुच्छेद 266 जानते हैं? हम बोलेंगे नहीं जानते हैं। तो जान लीजिए कि भारत और राज्यों के बीच मतलब केंद्र और राज्य के बीच की बात हो रही है, जिसमें संचित निधि की बात हो रही है और लेख लेखा की बात कही गई है, मतलब लोक लेखा की बात कही है। तो आपसे पूछे लोक लेखा और संचित निधियां की अगर नियम की बात करें या संचित निधि की चर्चा सुने हैं कभी? तो हम सुने हैं। अगर आपसे पूछेगा कि अनुच्छेद 267 क्या है, 267 क्या है, तो ये आकस्मिक निधि के लिए है। कोई भी अचानक कुछ भी हो जाए उसके लिए ये प्रावधान किया गया है, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 268 की अगर बात करें तो 268 में क्या कहा गया है कि वित्तीय संबंध है, तो पैसे उसे की बात हो रही है। तो केंद्र द्वारा लगाए गए परंतु राज्यों द्वारा एकत्रित एवं विनियोजित कर, ये बात कही जाएगी आर्टिकल 268 में। तो 268 में कहा गया कि भाई केंद्र द्वारा जो लगाया गया टैक्स है,
ठीक है? और राज्यों द्वारा जो एकत्रित किया गया विनियोजित कर है, ये दोनों की बात कही गई है। किस आर्टिकल में? 268 में। अनुच्छेद 270 में क्या कहा गया है बता सकते हैं? तो हम बताएँगे हाँ, 270 में हम जानते हैं। 270 में कहा गया कि संघ द्वारा लगाया गया, ठीक है? याद रखिएगा अनुच्छेद 270 में कहा गया कि भाई संघ द्वारा लगाया गया और संग्रहित किंतु संघ राज्य के बीच जो वितरित किए जाने वाले कर की बात कही जाएगी। तो दोनों के बीच की वितरित करने वाली बात कही जाएगी 270 में। अगर केंद्र द्वारा जो लगाया गया टैक्स की बात कही जाएगी और राज्य द्वारा जो एकत्रित किया जाता है और विनियोजित किया जाता है, जो दिया जाता है, ठीक है, उसकी अगर टैक्स की बात होगी तो 268 में, और अगर केंद्र और राज्य के बीच जो वितरित होगा, बंटवारा होगा पैसे की, उसकी बात कही जाएगी 270 में। समझ गए? चलिए, टैक्स का जो वितरण होगा। चलिए, अनुच्छेद 271 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 271 क्या है बताइए तो जरा। तो 271 में हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कुछ निश्चित चुंगी होती है, वह कर पर केंद्र द्वारा लगाए गए अतिरिक्त जो है क्या है? प्रभार हैं। मतलब अतिरिक्त, इसके अलावा और भी लगाए जाते हैं टैक्स। वो आर्टिकल 271 में चर्चा की गई है। केंद्र द्वारा लगाया जाता है, उसकी बात कही गई है राज्य में। एक्स्ट्रा मतलब कहिए एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है 271। अनुच्छेद 274 जो कह रहा है, 274 कह रहा है, क्या कह रहा है कि राज्यों के हितों से संबंधित जो कराधान वाले विधायकों के संदर्भ में राष्ट्रपति की क्या है? पूर्वानुमानित आवश्यक है। पूर्वानुमान जो लगाया जाता है, अनुमानित जो है आवश्यक करते हैं। तो आर्टिकल 275 में कहा गया कि अनुच्छेद 275 कह रहा है कि कुछ राज्यों को संघ से अनुदान देना। मतलब इसमें देखिए वित्तीय संबंध की बात है, तो कुछ राज्य को अनुदान देने की जरूरत है तो अनुदान देगा। कौन देगा? केंद्र सरकार देता भी है। तो आर्टिकल 275 के तहत, आर्टिकल 275 के तहत क्या है? कुछ राज्यों को मतलब संघ से अनुदान मिलता है, हम जानते हैं। अगर बात करें अनुच्छेद 276 की बात हो रही है, 76 की बात हो रही है, 276 की बात हो रही है, तो इसमें व्यवसाय आएगा, व्यापार आएगा, रोजगार आएगा, समझिए, उसके लिए टैक्स की बात कही गई है। ठीक है, टैक्स की बात कही गई। तो किसमें चर्चा है? आर्टिकल 276 में। व्यवसाय हो, व्यापार हो या रोजगार के लिए टैक्स जो होते हैं राज्य और केंद्र के बीच। अनुच्छेद 280 में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन होगा। तो 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन होता ही है, आप जानते हैं, ये राष्ट्रपति द्वारा होता है। और ये बात कही गई है आर्टिकल 280 में कही गई है, अनुच्छेद 280 में कही गई, ये बात भूलिएगा नहीं। ठीक है, और अनुच्छेद 281 में क्या कहा गया है बताइए? तो अनुच्छेद 281 में कहा गया कि वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखा जाए ना, बता सकते हैं? तो अनुच्छेद 283 कह रहा है कि संचित निधि, आकस्मिक निधि, मतलब आकस्मिकता निधि और लोक लेखा में जो है जमा धनराशियों की अभिरक्षा की बात कही जा रही है। जो भी मान लीजिए संचित निधि की बात हो या आकस्मिक निधि की बात हो, लोक लेखा में जो जमा धनराशि है उसकी बात हो, उसकी अभिरक्षा की बात हो रही है, सुरक्षा की बात हो रही है, तो किसमें है? आर्टिकल 283 में है, अनुच्छेद 283 में बात करता है, क्योंकि वित्तीय संबंध है। अगर बात करें अनुच्छेद 285 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 285 में कहा जा रहा है कि संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट है। समझ गए? तो संघ की जो संपत्ति है, संपत्ति को जो है राज्य के जो कराधान होते हैं वहां से छूट मिलता है, छूट है। तो इसकी छूट की बात अगर कह रहा है तो आर्टिकल 285 में है। अब कराधान बार-बार आ रहा है, अब इसको भी क्लियर करना होगा, नहीं तो आप लोग को लगेगा कि कराधान क्या होता है ना? तो मैं क्लियर करता हूँ, बस वेट करें, वॉच करें और देखते रहें। देखिए, जो टैक्स लगाए, कराधान का मतलब होता है कर लगाना, तो राज्य के कर लगाने से छूट मिल जाता है, कुछ छूट मिल जाता है भाई बेचारा का। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो आर्टिकल 285 में कहा गया है। अब ये बात जान गए तो अनुच्छेद 286 को क्यों छोड़ना? 286 को क्यों छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, पढ़ेंगे। तो आर्टिकल अनुच्छेद 286 को बोलते हैं कि वस्तुओं की बिक्री पर जो कर लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, उसके लिए अधिरोपण के विषय में जो है निर्बंधन। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 287 की बात करें। 286 में तो हम समझ गए, 287 मतलब 287 की बात हो रही है। तो अनुच्छेद 287 मतलब 287 की बात हो रही है। इसकी बात कही जा रही है विद्युत पर करों से छूट की बात कही जा रही है। समझ गए? तो विद्युत पर जो टैक्स लगाए जाते हैं और विद्युत पर जो टैक्स का छूट दिया जाता है उसकी बात कही गई है 287 में। बस इतना ही जान दीजिए और कुछ नहीं। विद्युत पर, बिजली पर, है ना? अब देखिए पानी पर भी तो कराधान होगा, जो कर लगाया जाता है उसमें भी छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो देखिए अनुच्छेद 288 288 में कहा गया है कि पानी और बिजली के संबंध में
राज्यों द्वारा जो लगाया जाता है कराधान मतलब टैक्स जो लगाया जाता है, कर लगाया जाता है, कर लगाने से कुछ दशाओं में छूट मिलती है। समझ गए? राज्य को मिलता है छूट और क्या मिलता है? केंद्र से। समझिए, तो छूट मिलता है वो आर्टिकल 288 में चर्चा की गई है, 288 में की गई है। अब लास्ट आर्टिकल है बीटीए संबंध की बात करें, राज्य और संघ के संबंध के आर्टिकल में अगर बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद 289 की बात कर रहे हैं। और 289 जो है वो कह रहा है कि राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के जो है कराधान से छूट है, मतलब संघ के कर लगाने से छूट मिलता है किसको? राज्य की संपत्ति में कुछ-कुछ। तो ये आर्टिकल 289 में कहा गया है। तो ये हमारे हो गए कुछ आपके राज्य और केंद्र के बीच का जो संबंध है उसकी बात हो गई है, आर्टिकल हो गई है। अब हम कुछ पॉइंट है जो कि हम ऐसे ही बता देते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, और वो इम्पोर्टेंट ये है कि मान लीजिए केंद्र राज्य संबंधों में सुधार हेतु अगर बात करें तो एक प्रशासनिक सुधार आयोग होता है जो कि हम पढ़े हैं, है ना? उसके बारे में आर्टिकल। तो ये उसका आयोग का जब गठन हुआ था तो 1966 में हुआ था। किसका? प्रशासनिक सुधार आयोग का। और राज्य मन्नार समिति की अगर बात करें तो इसकी जो है गठन की बात करें तो 1969 में हुआ था। और एक आनंदपुर शाही प्रस्ताव आया था जो कि 1973 में आया था। ये किसके लिए आया था? ये प्रशासनिक सुधार जो आया था ये केंद्र और राज्य के संबंध में आया था। राजमन्नार भी केंद्र और राज्य के संबंध में है। आनंदपुर शाही प्रस्ताव जो आया था 1973 में, ये भी केंद्र और राज्य के संबंधों के सुधार के लिए आया था। एक सरकारी आयोग सुने होंगे आप, जो कि 1983 में आया था, जो कि हम पढ़े हैं इसके बारे में। ये भी हमारे केंद्र और राज्य के संबंध में सुधार हेतु आया था। एक पूंछी आयोग आया जो कि अभी 2007 की बात हो रही है, 2007 में आया था, जो कि गठन किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि केंद्र और राज्य के संबंध में सुधार हो सके। इतने आयोग याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, फिर राज्य मन्नार समिति 1969 याद रखना है। आनंदपुर शाही व्यक्त प्रस्ताव भी आया था 1973 में, ये भी याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पूंछी आयोग तो याद ही है आपको। चलिए, तो क्लियर हो गए। अगर ये सवाल हो सकता है पूछ दे, बताइए सरकारी आयोग जो है 1983 में जो आया था किसके लिए आया था? किससे संबंधित है? तो आप बताइएगा संघ और केंद्र के बीच में जो सुधार करना है उसके लिए, उन दोनों के संबंध को बचाने के लिए, है ना? ऐसे याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आपात उपबंध, आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे।